इस बंदे का सपना होता है बचपन से ही कि वो एक सुपर हीरो बनना चाहता था, एक बैटमैन, सुपरमैन और आयरन मैन की तरह। लेकिन इस वर्ल्ड में सुपर पावर्स होती नहीं है, इसीलिए वह बस लोगों की हेल्प करना चाहता है, उतना छुप छुप कर हेल्प करता रहता है। एक इंसिडेंट या फिर एक ट्रक एक्सीडेंट की वजह से मर जाता है और एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर कि पावर्स एग्जिस्ट करती हैं और जहाँ पर कि मोस्ट पावरफुल बन भी जाता है और फिर वो अपनी सुपर हीरो की जो सपना होता है उसे पूरा करना चाहता है। कहानी शुरू होती है जापान के एक रूम से, जहाँ पर कि एक गर्ल होती है जो कि जागती है, जिसका नाम होता है निशिनो। और जागने के बाद वह धीरे धीरे करके बात लेने के लिए चाहती है, लेकिन वह खुद को देखकर भी काफ़ी अधिक डरा हुआ महसूस कर रही होती है जब से उसके साथ में इंसिडेंट हुआ है, यानी उस स्टॉकर द्वारा। और आज उसका पहला दिन होता है छुट्टियों के बाद स्कूल जाने का। उस स्टॉकर का उसे अभी भी डर होता है। वह वहाँ से गाड़ी लेकर अपने ड्राइवर के साथ निकल जाती है और वह पहुँच जाती है अपने स्कूल में, जहाँ पर कि वे एक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल कह सकते हैं, सब लोग उसे ग्रीट करते हैं। लेकिन जब वह देखती है उसके सामने एक बंदा जिसको वह खासतौर से याद रख पाती है, बिकॉज उसका नाम वह ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाती, इसका नाम मिनोरू होता है। लेकिन वह बंदा उसकी आंखों में भी कभी गौर से नहीं देखता है और वह उसको हेट करता है, यानी वह उसको पसंद नहीं करता है। लेकिन वह गर्ल होती है, वह एक आइडल की तरह होती है सभी लोगों के लिए, लेकिन मिनोरू के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा स्पेशल नहीं होती है। जब भी रूम में जाती है, मतलब अपनी क्लास में जाती है, तो वह सारे स्टूडेंट उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगाते हैं और उसको ग्रीट करते हैं। वह काफ़ी नाइस होती है सभी लोगों के लिए। बताया जाता है एंड पास्ट के बारे में, भाई हाई स्कूल डेज में थी तो स्टॉकर्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। इस वजह से भी एक हंसी का एक नकली मुखौटा लगा कर रखती है, जिससे कि लोग उसको डरा हुआ ना समझें। इधर जब डे खत्म हो जाता है पूरा, तो सारे स्टूडेंट्स होते हैं बाय करके चले जाते हैं और इतना ज़्यादा हॉनेस्टली होती है, इसीलिए सब लोग उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करके बाय कर जाते हैं। उसे एक पियानो की आवाज़ आती है जो कि मिनोरू होता है और पियानो बजा रहा होता है इवनिंग के टाइम पर सब स्टूडेंट के जाने के बाद। और अब काफ़ी टाइम बीत गया होता है और शाम हो गई होती है, इसलिए अपने ड्राइवर को कॉल करती है कि ड्राइवर कि वह उसको लेने के लिए आ जाए। लेकिन ड्राइवर उसकी कुछ गैंगस्टर्स होते हैं उसको पीट देते हैं, इसलिए वो काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है, इसलिए वह घर अकेला निकल जाती है। लेकिन मिनोरू ये सब दूर से देख रहा होता है कि आज निशान है वह अकेली जा रही है। लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आता है जो काफ़ी डरावना दिख रहा होता है और वह उस गर्ल पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह डर कर भागने लगती है। लेकिन सामने से एक गाड़ी आ जाती है जो कि उसको रास्ते को ब्लॉक करती है। वे लोग होते हैं उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वह देखती है कि उसके सामने मिनोरू खड़ा होता है और जो कि बस देख रहा होता है। नेक्स्ट जब उसको होश आया होता है तो वो एक अबाउंडन एक रूम में होती है, एक फैक्ट्री टाइप, जहाँ पर कि लोगों ने बांध रखा होता है। एक बंदा कहता है इसके डेढ़ जब पैसे दे देंगे तो हम इसको जाने देंगे, लेकिन वह काफ़ी डरी हुई होती है अपने पुरानी इंसिडेंट से ही अभी तक। इधर मिनोरू होता है जो कि कुछ तैयारियां कर रहा होता है उस गर्ल को रेस्क्यू करने के लिए, इसीलिए उन सभी जो लोग हैं उन सभी को सजा देने के लिए। वहाँ एक बंदा होता है जो कि कहता है उस गर्ल की बॉडी उसे काफ़ी यदि पसंद है तो क्यों ना गर्ल हम दोनों एक साथ में कुछ कॉन्टैक्ट बनाएं और तुम्हें भी काफ़ी मजा आने वाला है। लेकिन वह गर्ल काफ़ी डरी हुई होती है। लेकिन अचानक से उसे छत से कुछ आवाज़ आती है तो वे ऊपर तरफ देखने लगते हैं थोड़ा डरते हुए। ऊपर से जो जाल होता है ऊपर का गिर जाता है नीचे और जहाँ पर मिनोरू सामने आ जाता है एक मास्क पहनकर वो कहता है कि वह यहाँ पर सच्चाई की रक्षा करने वाला है, इसीलिए वो एक बंदे को यहीं पर ढेर कर देता है और उसको अपना किक मारता है। लेकिन दूसरा बंदा जो कि मिलिट्री रिटायर्ड होता है कहता है मिलिट्री से जब से रिटायर्ड हुआ हूँ तब से कोई भी मुझे मिला ही नहीं जिससे मैं फाइट कर सकूँ ठीक से, तुम काफ़ी अच्छी हुई। कि गन डाल देता है और उसे हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है। मिनोरू भी काफ़ी एक्साइटेड होता है एक मिलिट्री मैन से फाइट करने के लिए। इसी दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है और वह मिनोरू को इंजर्ड भी कर देता है। लेकिन मिनोरू होता है उसके अटैक को ब्लॉक करता है और अपने कुछ दो वेपन निकालता है जिससे वह फाइट करना स्टार्ट करता है। वह बंदा अपनी फाइटिंग स्टाइल को चेंज कर लेता है और अटैक कर रहा होता है बार बार। लेकिन मिनोरू देखता है उसके पास जो गन अभी पड़ी होती है, इसीलिए अब कहता है चलो ठीक है अब काफ़ी टाइम हो गया, उसे सीरियस होकर फाइट करनी चाहिए क्योंकि यह हथियार कोई मजाक नहीं। इससे उसने काफ़ी सारे बाइकर गैंग को भी सबक सिखाया है। इधर वो बंदा होता है मिलिट्री मैन, उसको वह ढेर कर देता है तो बंदा डरने लगा होता है, इसलिए गन उठाने की ट्राई करता है जिससे कि मिनोरू को मार सके। लेकिन ये उसका लास्ट फैसला होता है, गलत फैसला, और मिनोरू उसको ढेर कर देता है। और अब सभी जो और लोग होते हैं उन सभी को वह ढेर पहले कर चुका होता है फाइट के दौरान। तो अब वह आता है उस गर्ल के पास और उसको एक नाइफ से आज़ाद करा देता है और वह मिनोरू को उस बंदे की तरफ देखती है और काफ़ी शॉक्ड होती है आखिर ये बंदा कौन है। जैसे ही वह आज़ाद कराता है वहाँ से एकदम भाग जाता है, गायब हो जाता है। वह बस शॉक्ड जाती है आखिर ये बंदा था कौन जो उसको बचाने आया था। इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को भी पता चलता है और लेकिन जो मसीहा था उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती है। नेक्स्ट डे जब वह आती है तो देखती है उसके सामने मिनोरू खड़ा होता है, लेकिन इस बार वह ठीक से उसके नाम को प्रोनाउंस कर लेती है। कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है मिनोरू नाम का हाई स्कूल स्टूडेंट जो कि अब एक ट्रक एक्सीडेंट द्वारा मारा जा चुका होता है।
मिनरो के बारे में बताया जाता है वह बचपन से ही एक सुपर हीरो बनना चाहता था, एक पावरफुल बंदा जो कि लोगों की रक्षा कर सके, एक आयरन मैन और बैटमैन की तरह बन सके। लेकिन यहाँ पर इस वर्ल्ड में पावर्स की एक लिमिट होती है। हम मार्शल आर्ट से किसी को भी हरा तो सकते हैं, लेकिन मिसाइल्स, परमाणु बॉम्ब, इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वह सपना रखता है कि उसको काफ़ी सारी पावर्स हों जिन पावर्स को यूज कर सके। और इसीलिए इधर सीन चेंज होता है और दिखाया था एक ब्लैक ड्रेस पहने हुए एक जगह खड़ा होता है जहाँ पर काफ़ी सारे उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं जो उसका वेट कर रहे होते हैं कि वे ऑर्डर दे, और वे उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। वे लोग अपने जो मतलब पूरी आर्मी होती है या फिर उनकी जो ग्रुप होता है उसको भी एक शैडो गार्ड बुलाते हैं, जिस पूरी ग्रुप का काम एक ही होता है कि जो बुरे लोग हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का। इसीलिए वे लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं और इस लाइफ से वे सच में काफ़ी खुश होता है सीक्रेटली लोगों की हेल्प करने से, अपना एक सुपरमैन की तरह अपना पूरा काम कर रहा होता है। इधर बेस जो न्यू वर्ल्ड में जब से इनकार्नेट होकर आया है तब से वह इस लाइफ को अपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। एक गर्ल के पास आकर बताता है कि डियाब्लो ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक डेमोनिक कल्ट है उसको हमें डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन वह गर्ल कहती है कि वह सच में काफ़ी खतरनाक होगा लेकिन हम तैयार हैं। इधर अब स्टोरी प्रेजेंट स्टार्ट होती है। मानो मतलब मिनारो होता है, वह अब रिकार्डेड होता है इस वर्ल्ड में एक बच्चे के तौर पर, लेकिन भी इस लाइफ से इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होता। लेकिन फिर भी वह अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और धीरे धीरे करके कुछ सालें बीतते जाती हैं और वह खुद को पावरफुल बनाता जा रहा होता है। उसकी एक सिस्टर होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन वह सब लोगों के सामने खुद को एक काफ़ी वीक और एक नॉर्मल बॉय दिखाता है। लेकिन रात में वह अपने निकल पड़ता है वही अच्छे काम करने के लिए और काफ़ी सारे क्रिमिनल्स को मारता रहता है। इस तरह से एक ग्रुप के काफ़ी क्रिमिनल को मार देता है और कहता है मेरा एक न्यू स्लाइम जिसको मैं टेस्ट करना चाहता था, लेकिन ये लोग तो अब सारी मार जा चुके हैं, लेकिन इनका लीडर पर ही मैं ट्राई करूंगा। लीडर आता है, पीछे से अटैक करता है, लेकिन वो उसको ब्लॉक कर लेता है और वह अपनी तभी स्लाइम के जो न्यू एक्सपेरिमेंट था उसे ट्राई करता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है और वह लीडर मारा जाता है। वह कहता है ये काफ़ी अच्छा, और ये कहकर काफ़ी सारे जो गोल्ड वगैरह उन्होंने लूटा था उस सबको वापस ले जाने लगता है। लेकिन मैं देखता है यहाँ पर एक स्लाइम होता है जिस पर काफ़ी ज़्यादा ही ओवर पावर मैजिक हो रहा होता है या फिर ओवरलोड हो रहा होता है, इसीलिए वो उसको साथ में ले आता है कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस पर भी। इस तरह से एक वीक बीत जाती है और वो उस पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है, लेकिन वह जो स्लाइम होता है वह अचानक से एक गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि मिनरो ने भी बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। लेकिन जैसे ही उस स्लाइम यानी गर्ल को होश आता है तो मिनरो कहता है तो मैंने भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अभी भी एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहीं शैडो गार्डन में से एक के सामने है। वो उसे कुछ ज़्यादा नहीं बताता और कहता तुम्हारे ऊपर एक कर्ज था और जो कि अब मैंने हटा दिया, इसीलिए अब तुम पूरी तरह से फ्री हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। लेकिन वह कहती है कि आखिर तुमने इस तरह से एक डियाब्लो कल्ट के एक कर्ज को इस तरह से कैसे हटा दिया, और क्या तुम उसके खिलाफ हो या फिर तुम उसके साथ हो। वह कहने लगता है मेरा एक ही मकसद है, डियाब्लो कल्ट है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना जो कि एक डेमोनिक कल्ट है, या फिर कहते हैं एक पूरी गुल टाइप कह सकते हैं जिसको उसे डिस्ट्रॉय करना है। इस बार सुनकर वह कहती है तो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन मेरा यादें मेरा सब कुछ तो खो चुका है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए हम और भी सबॉर्डिनेट्स को इकट्ठा करेंगे, हीरो डिसेंडेंट्स को, जिसके बाद हम अपनी एक टीम बनाएंगे। वह कहता है ठीक है और उसको इनवाइट करता है, उसका नाम रखता है एल्फा और अपनी जो टीम होती है उसका नाम रखता है शैडो गार्ड, जिसकी फर्स्ट मेंबर यानी सेकंड मेंबर अब वही होती है। इस तरह से 3 साल और बीत जाती हैं और वह अपनी ट्रेनिंग करना जारी रखता है, अपने सिस्टर के साथ में फाइट कर रहा होता है। हर बार वह डॉज कर सकता है, आसानी से उसे ढेर कर सकता है, लेकिन वह इस तरह से प्रिटेंड करता है कि वह कितना वीक है और एक नदी में जाकर गिरता है और कहता है सिस्टर आप सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, इसीलिए मैं कैसे जीत सकता हूँ आपसे, वह शिकायत करता है। लेकिन इस तरह से कुछ दिन बाद उसकी सिस्टर का नाइट अकेडमी में जाने का टाइम होता है, मैजिक अकेडमी, लेकिन उससे पहले उसको किडनैप कर लिया गया होता है। उसके फादर गुस्से में होते हैं और कहते हैं अभी कि अभी मेरी डॉटर को लेकर आओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से लेकर आओगे, और सभी को ऑर्डर देते हैं। जहाँ पर कि हीरो होता है हमारा मिनरो, जिसका नाम अभी सीड है, उसको उसकी एक गन होती है जो कि पूरी टीम इकट्ठी हो गई होती है, उनमें से सारी इन्फॉर्मेशन बताती है कि हमें पहले ही उन सबको जो खाना है उसके बारे में पता चल गया जो कि डियाब्लो कल्ट का ही हो सकता है ये काम। मैं कहता हाँ उनके सीक्रेट अड्डा के बारे में तो मुझे भी सब कुछ पता है, बस मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ अपना एक्शन लेने के लिए। इधर दिखाया जाता है क्लियर जिसको किडनैप कर लिया गया होता है और जिस पर बंदा अटैक करता है तो वह डॉच कर लेती है। बंदा कहता है मैं इम्प्रेस्ड हूँ, तुमने मेरे अटैक से डॉच कर लिया। मैं कहती है ऑफ कोर्स मेरे ब्रदर ने मुझे ये सब सिखाया है, मैं सीधा कहूँ तो मेरे ब्रदर से जब भी फाइट करती हूँ तो कुछ ना कुछ जरूर सीखती हूँ। लेकिन वह बंदा काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं सीट को किडनैप करना चाहता था, लेकिन पता नहीं तुम कैसे किडनैप हो गई, और उस पर वह अटैक कर देता है और वहीं पर वह इंजर्ड भी हो जाती है। इधर वहाँ एक बंदा आकर बताता है कि 7 लोग आए हैं जिन्होंने कि हमारे सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया है। जब वह बाहर आकर देखता है तो उसका कमांडर होता है वह भी मारा जा चुका होता है। वह जाकर फाइट करने की ट्राई करता है, लेकिन एल्फा काफ़ी पावरफुल होती है उससे फाइट करने के लिए, इसीलिए वह एक और अटैक करता है एल्फा के ऊपर जिससे कि उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सके और वहाँ से भाग जाता है और इस्तेमाल कर रहा होता है कि वैसे नहीं छोड़ने वाला है। उसे भागते देखकर एल्फा कहती है चिंता मत करो, शैडो उसको देख लेगा, शैडो जो कि उसको ऐसी तरह जाने नहीं देगा। इधर दिखाया था शैडो जो कि
नीचे घूम रहा होता है, कहता है शायद मैं रास्ता भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता मुझे अब किधर जाना है। लेकिन वह बंदा वहीं पर आ जाता है और कहता है ये तो एनिमी, और ये कहकर अटैक करता है। लेकिन शैडो उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तो वो उसे देखकर कहता है तुम तो उस गर्ल यानी अल्फा की बात कर रहा होता है कि उससे भी काफ़ी ज़्यादा ही वीक हो मैजिक में, तो मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है अपने सारे टीममेट से, इसीलिए अपने अटैक करना स्टार्ट करता है, जिससे वह आसानी से उस बंदे को काफ़ी इंजर्ड कर देता है। वह बंदा कहता है सच में मैं उस यानी इसके सामने कोई भी मेरा मुकाबला ही नहीं है, मैं हार चुका हूँ। लेकिन वह तभी अपनी एक और डेमोनिक कल्ट यूज करने लगता है, जिसके जैसे उसके चारों तरफ काफ़ी एक और आने लगता है, जिससे कि उसकी जो पावर्स होती हैं अल्टीमेटली बढ़ जाती हैं और दुगनी से ज़्यादा हो जाती हैं। और वह शैडो पर अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन शैडो हर अटैक को ब्लॉक और डॉच कर रहा होता है। और वह एक अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है और उसके ऊपर एक स्लेश से अटैक करके अपने एनिमी को खत्म कर देता है। वह बस देखता जाता और कहता शायद शैडो वह उसके लिए एक उम्मीद हो सकता है। इधर वह उसका पेंडेंट लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इधर दिखाया जाता है प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट कहें तो अभी सब कुछ ठीक हो गया होता है और क्लियर होती है, वह भी अपनी मैजिक एकेडमी के लिए निकल गई होती है और जिसका ब्रदर उसे बाय कहता है। और इस तरह से एक शाम एक जगह खड़ा होता है, लेकिन तभी उसके पास में सारी गर्ल्स आती हैं और कुछ बात कहती हैं, जिसकी बात सुनकर वह थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और आखिरकार वे कहती हैं कि इस तरह से तो फिर हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह से कुछ मंथ बीत जाते हैं और वह सोचने लगता है पास्ट के बारे में। जो गर्ल्स आई थी वह कह रही थी हम लोगों को पूरे वर्ल्ड में जो डियाब्लो कल्ट डेमोनिक कल्ट है उसके खिलाफ फाइट करनी चाहिए, लेकिन इसको वह गलत समझता है। लेकिन वह सोचता है शायद वे लोग मैच्योर हो चुकी हैं, इसलिए अपनी रास्ता खुद ही लेकर जा सकती है। लेकिन पास्ट लाइफ में वह हमेशा सपना देखता था कि शायद उसके पास कुछ पावर्स हो, वह लोगों की हेल्प कर सके। लेकिन वह इस तरह से एक ट्रक एक्सीडेंट द्वारा मारा गया प्रेजेंट में। इस तरह से दिन बीतते जा रहे होते हैं, लेकिन उसके पास पूरी टीम नहीं होती है, फिर भी वह अपनी जो शैडो कल्ट या फिर कहे तो शैडो पूरी गिल्ड है पूरी को चलाना चाहता है, अकेले लोगों की हेल्प करते रहना चाहता है। इस तरह से 15 साल का हो जाता है और उसको एक ब्लैक नाइट अकेडमी जाना पड़ता है स्टडी के लिए। हाँ, ये जरूरी भी है। इधर वह अपने 2 फ्रेंड्स के साथ में जा रहा होता है, ये बिल्कुल बैकग्राउंड करेक्टर की तरह ही रहता है, उनके साथ में हमेशा रहना, नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीना। सारे लोग उसको बहुत वीक बिल्कुल लूजर समझते हैं। जहाँ उसका जो फ्रेंड होता है उससे कहता है कि हमें इस तरह से नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें पता है ना, हम काफ़ी अजीब है। लेकिन दूसरा कहता है चलो हम चलते हैं, वैसे ही ज़्यादा बुरा भी नहीं है। तो वे देखते हैं तो एक बंदा जो प्रिंसेस होती हैं या फिर कह सकते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस, उसको कन्फेस कर रहा होता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है। उसका फ्रेंड उससे कहता है हे ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट तुम्हारा नंबर भी है, तुम भी कर सकती हो। यानी भी एक बैकग्राउंड करेक्टर की तरह ही रिएक्ट कर रहा होता है पूरी तरह से कि हाँ बिल्कुल वह लूजर है, इसीलिए वो उसके सामने कन्फेस करने के लिए जाता है पूरी हिम्मत करके, और वहाँ पर इस तरह से बिहेव कर रहा होता है जैसे कि कितना डरा हुआ है, उसे बात करने के लिए कितना ज़्यादा नर्वस है, और खुश होता है अपनी एक्टिंग से कि हाँ मैं नर्वसली कितनी अच्छी से कितनी बुरी एक्टिंग कर रहा है। वह काफ़ी खुश होता है, लेकिन प्रिंसेस उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे कि उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और सभी लोग देखकर शॉक रह जाते हैं। उसके फ्रेंड भी उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जेलस होते हैं कि एक आम बंदी को प्रिंसेस से वह डेट कर रही है। जब वह बैठकर खाना खा रहा होता है तो उसके पास में वह आ जाती है और बैठ जाती है, जो कि एकदम रॉयल्टी तौर पर काफ़ी अच्छा खाना होता है। वह उससे कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, या फिर कहे तो वो इतना खाना नहीं खा पाएगी, तो वह भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है खाना खाने के लिए। लेकिन वो उसे काफ़ी रूडली बात कर रहा होता है, उसे नहीं बिल्कुल पसंद है कि वह रिलेशनशिप में रहे, वह अकेला रहना चाहता है। लेकिन वह उससे कहती है कि जो रॉयल फैमिली है वह जो क्लास लेती है उसके साथ वह भी एक्सेप्ट करे। वो उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। एक क्लास में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जो जेमिनी नाम का टीचर होता है वह सच में काफ़ी प्रोफेशनल और काफ़ी अच्छा होता है। उन सभी को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई जा रही होती है कुछ स्किल्स को। इधर मिनरो होता है उस गर्ल फ्रेंड के साथ में प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होता है, सभी लोगों की स्किल देख रहा होता है, जो उसकी भी स्किल्स होती हैं उसे काफ़ी पसंद आई होती हैं। उसकी स्किल को वो कॉपी करना स्टार्ट करता है, फिर कहीं तो सीखने लगता है और सोचता है उसकी सिस्टर वो तो सच में काफ़ी अग्रेसिव थी स्वॉर्ड्समैनशिप में। वह उसे कहती है सच में तुम्हारी स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारी जो स्किल्स हैं मतलब तुम सीख रहे हो काफ़ी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी जो स्किल है वो सच में बेकार है। लेकिन वो उससे ये भी पूछा होता है उसने कि आखिर वह उसकी गर्लफ्रेंड क्यों बनी। तो वह अपनी ऐसे एक इंगेजमेंट होती है जिससे वह थोड़ा पीछे छुड़ाना चाहती है, इसीलिए वो उसको बॉयफ्रेंड के तौर पर अपने साथ रख रही है। और वो उससे भी कहती है मुझे भी पता है कि तुम भी मेरे साथ इसलिए हो बिकॉज तुम एक बैट हार गए थे, इसलिए तुमने मुझे कन्फेस किया था। वह कहता हाँ मुझे पता है। वह कहती है वैसे हम इस एक्ट को अब जारी रखेंगे, लेकिन मिनरो को क्या फ़ायदा, वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उसको कुछ मनी ऑफर करती है और कहती है कैसा रहेगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगी और तुम मेरे साथ में बॉयफ्रेंड बन के रहो। और वैसे भी मिनरो को काफ़ी ज़्यादा ही यानी सीड को काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है मनी के लिए तो मैं डॉग बन के रहूँगा। और वैसे भी उसको इन सब मनी के बाद में एक सुपर हीरो बनना है, सीक्रेट सुपर हीरो, उसके लिए पैसे ज़्यादा खर्च होने वाले हैं। नेक्स्ट डे होता है, स्टार्ट होता है और वह अपने काम पर लग जाता है, यानी एक लवली डवली कपल के तौर पर उसकी सारी हेल्प कर रहा होता है और अलेक्सिया के साथ में घूम रहा होता है। एक रोमांटिक रिलेशनशिप रखने के तौर पर ऐसे रखते हैं। वे लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, सबकी नज़र केवल अलेक्सिया की तरफ ही होती है। वह भी अपना काम पूरा कर रहा होता है।
और फिर वो एक ट्रेन से जा रहे होते हैं और एक जगह पर आ जाते हैं यहाँ पर आसपास में घूमने के लिए, जहाँ पर ये वो कुछ आइसक्रीम वगैरह भी लेती है। यहाँ पर कि सीट पूछता है कि आखिर वो जीनस के साथ में मैरिज क्यों नहीं करना चाहती, एंगेजमेंट क्यों नहीं करना चाहती, तो वह कहती है मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है, वह परफेक्ट मैन की तरह नहीं है। वैसे हाँ, मैं उन लोगों को ऐसे देखकर जज नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं। वह कहता हाँ ठीक है, मुझे कुछ पैसे देती है और कहती थैंक्स मेरी जो कहानी है उसको सुनने के लिए। इस तरह से मेट्रो में बैठ कर जा रहे होते हैं, लेकिन वह देखता है लेक्सिया का ड्रेसिंग स्टाइल होती है थोड़ी बदल गई होती है, इसलिए उससे पूछता है। तो वह कहती है वह बस अपनी सिस्टर की तरह ही पावर बनना चाहती है, इसलिए उसे थोड़ी अलग रखती है। वह कहती है लेकिन मुझे माइनस यहाँ पर कहे सीट तुम्हारी बिल्कुल ड्रेसिंग स्टाइल पसंद नहीं है, बिकॉज बेबी उसकी सिस्टर की तरह ही बिल्कुल है, इसीलिए। वह कहता है हाँ उसकी स्टाइल थोड़ी कॉमन सी है बिल्कुल, लेकिन उसकी स्टाइल फाइटिंग की काफ़ी अच्छी है, ये जो काफ़ी पावरफुल है। ये बात सुनकर लेक्सिस काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उसकी तरफ स्वाड पॉइंट करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया था नेक्स्ट उसका रिलेशनशिप होता है एंड हो चुका होता है। सारे फ्रेंड्स होते हैं उसके, दोनों वह उसको चीयर अप कर रहे होते हैं, ज़्यादा बुरा ना मानने के लिए कहते हैं। वह तो बेचारे किस भी नहीं कर पाया होता है पूरे रिलेशनशिप में। इधर वहाँ पर जीनस आता है, उसके कुछ नाइट्स भी आते हैं और वह कहते हैं कि वे सीट को पकड़ रहे हैं बिकॉज प्रिंसेस को किडनैपिंग में उसका हाथ माना जा रहा है। वह तुरंत ही सरेंडर कर देता है बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह ही। इधर दिखाते हैं लेक्सिस को कुछ मैजिक चेन से बांध रखा गया होता है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है। वह सोच रही होती है कि उसके पास में सीड्स होगा, लेकिन नहीं, उसको यहाँ नहीं रखा होता। उसके पास में एक म्यूटेंट गर्ल होती है, एक पागल साइंटिस्ट होता है और जिसको केवल रॉयल्टी का ब्लड चाहिए होता है, इसीलिए उसने प्रिंसेस को उठा लिया होता है ब्लड लेने के लिए। वहाँ से भर भर कंटेनर उसके ब्लड को निकालने लगता है। वह कहती है आखिर वह यहाँ पर कैसे आई। इधर सीट को दिखाया जाता है जिसको जेमनिस होता है, वह काफ़ी ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहा होता है, वह बदला ले रहा होता है सीधा कहीं तो, बिकॉज वह लेक्सिस को डेट कर रहा था, लेकिन जेलिस होता है वह ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन इधर दिखाया था सीट जो कि पूरा एंजॉय कर रहा होता है टॉर्चर के लिए और एक ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे कि बैकग्राउंड कैरेक्टर हो, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन अब बोर हो चुका होता है इस टॉर्चर को सह सह कर भी। इधर वह साइंटिस्ट वह सच में काफ़ी ज़्यादा क्रूअल निकलता है और अपने ब्लड निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा होता है। प्रिंसेस कहती है ब्लड तुम ज़्यादा मत निकाल लेना वरना मैं मर भी सकती हूँ, मुझे मरना नहीं है इतनी जल्दी। लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो थोड़ी चीज़ें उसे लेकर आता है खाने पीने के लिए, लेकिन वह उसको कुछ खास नहीं खिलाता है। वो उस तरह से कहीं तो सीधा उसे टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन जो म्यूटेंट गर्ल उसके पास में होती है वह ये सब देख रही होती है। इधर दिखाया था प्रिंसेस आयरिस होती है, वह जीनियन को बुलाती हैं और उसे थैंक्स कहती हैं इतनी सारी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन जीनियन बताता है कि वह सीट पर काफ़ी तरह से कॉन्फिडेंट है कि उसने ही प्रिंसेस को किडनैपिंग में हाथ है, उसने ही प्रिंस की किडनैपिंग की है और इसीलिए उसने सारे जो फ्रेंड्स वगैरह सभी को, मतलब स्टूडेंट्स को क्वारंटीन कर दिया गया, यहाँ पे सबको ब्लॉक कर दिया गया, लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन उसकी सिस्टर वह सच में काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में है, अब अपने ब्रदर को बचाना चाहती है। लेकिन वह सोच रही होती है आयरिस कि उसकी सिस्टर है वो उससे इतनी ज़्यादा अलग अलग क्यों भागती है। इधर दिखाया जाता है लेक्सिया जो कोई काफ़ी बुरी हालत उसकी हो चुकी होती है इतने ज़्यादा टॉर्चर होने की वजह से, ब्लड निकालने से। इधर सीट को भी निकाल दिया गया होता है अपनी पूरी तरह से टॉर्चर करने के बाद। वह खुद को पूरी तरह से रिपेयर या रिवाइव कर सकता है, लेकिन फिर भी वह नहीं करता है और वहाँ से बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह वहाँ से चला जाता है। जब वह जा रहा होता है तो एक गर्ल उसे एक मैसेज देती है और जब वह अपने रूम पर पहुँचता है तो वहाँ पर एल्फा उसका वेट कर रही होती है और जो कि उसे एक बर्गर भी खाने के लिए देती है और वो उसे कहता है कि सच में तो तुम एक नॉर्मल गर्ल की तरह भी गिलो कर रही हो, ये सच में काफ़ी अच्छा है। वैसे वो उसको सभी जो डियाब्लो कल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, सब कुछ उसे पता होती है। वह कहता है ठीक है और वह बताती है प्रिंसेस के हाथ में भी डियाब्लो कल्ट है, उसकी किडनैपिंग हो सकती है, यानी उन्होंने किडनैप किया प्रिंसेस को भी, इसलिए मुझे जाकर थोड़ा काम देखना होगा और भी उनके सीक्रेट बेस के बारे में पता लगाना होगा। वह कहता है ठीक है। वह वहाँ से जाने से पहले कहती है क्या वैसे वह उन सभी नाइट्स को ट्राई कर सकती है ये सब मिशन पूरा होने के बाद जिन्होंने तुम्हें पकड़ा था या फिर तुम्हें टॉर्चर किया था। वह कहते तुम अपना काम करो, उन सब को अभी देखने की जरूरत नहीं है। इधर दिखाया था नेक्स्ट डे वह एक जगह होता है जहाँ पर की तैयारी कर रहा होता है और कहता है आखिरकार मेरी जो भी ब्लैक शैडो टीम के लिए या फिर गार्डियन टीम के लिए जो भी चाहिए होता है सब कुछ इकट्ठा हो गया है। जहाँ पर कि बेटा नाम की एक गर्ल आती है और वह देखती है अपने जो लीडर होता है शैडो गिल्ड का या फिर शैडो गार्डियन का, वह वहीं बैठा होता है। वह उससे आकर बात करती है और सारी इन्फॉर्मेशन देती है डियाब्लो कल्ट के बारे में। वह काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है उसके साथ ही बात करने के बारे में और बताती है हमारी जो शैडो गार्डियन है उनमें करीब 100 से ज़्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं, इसीलिए वह उसके लिए काफ़ी शॉकिंग होता है। वह कहता है ठीक है तो हमारी शैडो गार्डियन का टाइम आ चुका है एक्शन लेने का और हम अपना पूरा काम करेंगे। जब बाहर जा रहा होता है तो कुछ, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ और लोग उसको देख लेते हैं तो उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन वह उसको इग्नोर मारता है और जब पीछे देखती हैं तो उनके जो साथी होते हैं वह वहीं पर मर चुके होते हैं, वो भी सीड के द्वारा। जैसे भी अटैक करते हैं तो सीड आसानी से उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन बीटा देख रही होती है आखिर उनका जो लीडर, असली लीडर, वह कितने ज़्यादा पावरफुल है और जो भी लोग आ रहे होते हैं सबको खत्म करते जा रहा होता है। एल्फा ये सब दूर से खड़ी होकर नजर रख रही होती है आखिर कौन क्या कर रहा है।
इधर प्रिंसेस आयरिस होती है जो कि अपनी सिस्टर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, लेकिन इधर उसकी सिस्टर होती है वह अपने लास्ट वर्ड कहती है, उस म्यूटेंट के साथ में कुछ कहने की ट्राई करती है, लेकिन क्रेजी साइंटिस्ट होता है उसका ब्लड निकालता है और वह उस म्यूटेंट के अंदर ही डाल देता है, जिससे कि वह डियाब्लो कल्ट है इन डियाब्लो एक मॉन्स्टर को दोबारा जगा सके। लेकिन वह म्यूटेंट अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और प्रिंसेस को आज़ाद करा देता है, लेकिन फिर उस पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे वह देखती है कि वह सर्वाइव करेगी सच में। लेकिन जो एंट्रेंस होता है वह ब्लॉक्ड होता है। जब वह बाहर की तरफ आकर देखती है तो पता चलता है जेनिन, जो कि उसको ढूंढने का नाटक कर रहा था और सीड को टॉर्चर कर रहा था बदला लेने के लिए, उसी ने ये सब कराया होता है और वह डियाब्लो कल्ट का मेंबर होता है। वो उस पर अटैक करती है कि उसने हिम्मत कैसी मुझे किडनैप करने की, तो वह उस पर अटैक करता है और वह उसके सामने क्या टिक पाए, इतने दिनों से कुछ खाया भी ठीक से नहीं होता है, इतना ब्लड भी निकाल लिया गया होता है, वह पूरी तरह से वहीं ढेर हो जाती है जेनिन द्वारा। लेकिन वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि तुम सच में अपनी सिस्टर की तरह कभी भी पावरफुल नहीं बन पाओगी, वह ओवर पावर्ड है, इस तरह से तुम कभी उसके जैसा नहीं कर पाओगी। लेकिन वे लोग देखकर चौंक जाते हैं, अगर काले कपड़ों में यहाँ पर कौन बंदा आया है। जेनिन होता है वह काफ़ी एक्साइटेड होता है देखकर और कहता है वह डियाब्लो कल्ट का एक कोर मेंबर है, इसीलिए वह आसानी से तुम्हें तो हरा देगा। एक अटैक कर देता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट सा होता है, लेकिन बहुत आसानी से ही सीट ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया, फिर टॉर्च कर लिया होता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। लेकिन इधर दिखाया था बाहर की साइड एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो कि भाई आ गया होता है बाहर, सारे लोग फाइट करने की ट्राई करते हैं, जितनी भी अटैक करते हैं तुरंत की तुरंत ही वह रिवाइव या फिर कहीं हील हो जाते हैं। इधर प्रिंसेस होती हैं आयरिस, वह भी उसका पीछा कर रही होती है अटैक करने के लिए और एक बहुत बड़ा अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से उसका जो हाथ होता है पर कट हो जाता है, लेकिन कुछ पल के अंदर ही बस वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। प्रिंसेस के अटैक कुछ काम नहीं कर रही हो तो लोग देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, इसलिए एक और पावरफुल अटैक करके एक और हाथ को उसके कट कर देती है और वो दीवार में जाकर लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से रीजनरेट होने लगता है तो एक और पावरफुल अटैक यूज करने लगती है वह, जो अटैक उस मॉन्स्टर को खत्म कर सके। लेकिन जब पीछे आती है और एक और पावरफुल अटैक तैयार करने को होती है, उससे पहले उसके सामने एल्फा आती है और वो उससे रुकने के लिए कहती है। वह एल्फा को देखकर शॉक्ड रह जाती है। एल्फा कहती है तुम्हारे अटैक इसके सामने कोई भी काम के नहीं है, बस उसे गुस्सा दिला रहे हैं। ये कहकर वे एक मैजिक अटैक यूज करने लगती है, जिससे कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, सब में लाइट चमकने लगती है। लेकिन अचानक से वह मॉन्स्टर एक गर्ल में बदल जाती है और जहाँ पर एक भाई पेंडेंट पड़ा होता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। आरिस से वह कहती है हम लोग शैडो गार्डियंस हैं, हमारे रास्ते में मत आना वरना रास्ते से हटा दिया जाएगा। वे वहाँ से अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए निकल जाती है और एल्फा भी वहाँ से चले जाते हैं। शैडो जो कि फाइट कर रहा होता है जिन के साथ में, और वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक अपने करते जा रहा होता है, जितने पावरफुल वह कर सकता है, लेकिन सभी अटैक्स को शैडो होता है आसानी से ब्लॉक करता जा रहा होता है। लेकिन उसको देखकर जो प्रिंसेस लेक्सिया होती है वो काफ़ी शॉक्ड होती है, वो उसके ऊपर स्वाड रख देता है तो फिर से वो अटैक कर देता है शैडो के ऊपर। इस तरह काफ़ी अटैक करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन लेक्सिया देखकर शॉक्ड रह जाती है, उसकी जो फाइटिंग स्टाइल है वो उसकी तरह ही है, फिर उसकी सिस्टर की तरह ही है, जिसको वह हमेशा ही एंजॉय करती है अपने सिस्टर के साथ में, लेकिन उससे वह कभी फाइट नहीं कर पाई है। और जिसके बारे में सीड ने उसकी तारीफ़ की थी कि उसकी जो स्वाड स्किल है वह काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, और वह सोचने लगती सच में इस सारी स्किल को इस तरह से भी यूज किया जा सकता है, ये बंदा इतना पावरफुल होने के बाद भी खुद को छुपाकर क्यों रख रहा था। इधर जेनिन कहता है या फिर जिनिन कहता है कि आखिर वह इस तरह से उसको खत्म नहीं कर सकता है, वह उससे ज़्यादा पावरफुल है। इधर जिनिन पूछता है आखिर वह बंदा है कौन जो उससे फाइट कर रहा है, लेकिन तभी वह बताता है कि वह एक शैडो गार्डियन है जो कि बस क्रिमिनल्स को खत्म करता है। इधर जिनिन होता है अपने पास से कुछ पिल खा लेता है और मॉन्स्टर में बदल जाता है और कहता है कुछ लोग ही हैं जो इस पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें से मैं भी हूँ, मैं इस मॉन्स्टर की तरह पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ, एक अटैक में तुम मारी जाओगी। जैसे वह अटैक करता है वह अटैक उसके सामने कुछ नहीं होता है, वो उसको इंजर्ड भी नहीं कर पाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा पावर का इम्पैक्ट होता है कि सारी जगह तबाह होने लगी होती है। लेकिन वह फिर भी उसको सिर्फ पंचेस से ही डेर करता जा रहा होता है, उसके अटैक्स उसके ऊपर एक बच्चे के अटैक के अलावा और कुछ नहीं लग रहे होते हैं। और तभी वह अपनी न्यूक्लियर पावर को टेस्ट करने लगता है या फिर आसपास में काफ़ी पावर दिखती लगती है, जिसे देखकर वह शॉक्ड रह जाता है और कहता है आखिर किसी के पास में इतनी सारा इन्फिनिट माना कैसे हो सकता है। ये पावर एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होती है, हम कह सकते न्यूक्लियर प्लांट की तरह, जिसको वह पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। हमेशा से उसका सपना था एक न्यूक्लियर बॉम्ब को किस तरह से रोका जा सकता है, इसीलिए खुद के अंदर ही उसने इतनी सारी पावर को क्रिएट किया है कि एक न्यूक्लियर प्लांट की इतनी, इसीलिए वहाँ पर पावर को यूज करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो आसपास का एरिया होता है तबाह होने लगता है, पूरी जगह केवल धूल बदलने लगती है। सारे जो शैडो कल्ट के या फिर शैडो गार्डियन के लोग होते हैं बस देख रहे होते हैं। आरिस भी देखती है आखिर उसकी सिस्टर वह कहाँ पर, और चिंता होकर जाने लगती है। इधर दिखाया जाता है लेक्सिस जो कि बस ये सब देख रही होती है, अगर उसके आंखों के सामने अभी भी क्या हुआ था, और वह अपनी जो स्वाड स्किल्स होती हैं उसकी जो हमेशा से प्रैक्टिस करती है उनको ट्राई करके देखती है और काफ़ी खुश होती है। इधर उसके पास में उसकी सिस्टर आती है और कहती है लेक्सिस क्या तुम ठीक हो। वह कुछ नहीं कहती, बस अपनी सिस्टर को हक कर लेती है और वह मिस कर रही थी सच में अपनी सिस्टर के लिए। इधर अब एक जगह होता है तो उसके पास लेक्सिस आती है और
वो उससे कहती है कि सच में थैंक यू सो मच जो तुमने उस दिन मेरी स्वॉर्ड स्किल्स के लिए तारीफ़ की थी। और अपनी स्वॉर्ड स्किल को वह ज़्यादा पसंद करने लगी होती है, तो कि हम अपनी डेट को कंटिन्यू करें, लेकिन वह उसको मना कर देता है नहीं। तो वह उसके ऊपर अटैक कर देती है सज़ा देने के लिए। इधर शैडो गार्डियन के सारे जो मेंबर्स होते हैं जो उसके साथ में आ गए होते हैं, अलेक्सा के साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। अलेक्सा इन्फॉर्मेशन देती है कि कोई तो है जो कि हमारे शैडो गार्डियन की जो रेपुटेशन है उसको बिगाड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें डियाब्लो कल्ट का भी हाथ हो सकता है, जो हमारे शैडो गार्डियन की इन्फॉर्मेशन उसके बुरी तरह से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उसको बिगाड़ने की बजाय। इधर दिखाया जाता है प्रिंसेस के सामने कुछ गार्ड्स आते हैं, नाइट्स बताते हैं कि यहाँ पर डियाब्लो कल्ट के पीछे तो हम हैं ही, लेकिन यहाँ पर शैडो गार्डियंस हैं, वह लोग भी थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं, वह भी थोड़ी सस्पिशियस एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें दोनों पर रिसर्च करनी होगी। इधर दिखाया जाता है सीट जा रहा होता है तो एक गर्ल जो कि उसे टकरा जाती है बुक्स लेकर, लेकिन वह उसको उठाने की ट्राई करता है और पूरी तरह से ब्लड में सना हुआ होता है। लेकिन वह गर्ल सच में उसे अब पसंद करने लगी होती है, बिकॉज डिया मतलब सीड होता है यानी शैडो, वह एक बैकग्राउंड कैरेक्टर का, वह कुछ भी नहीं होता है। इधर एक बंदा जो कि एक बंदे से कुछ सवाल कर रहा होता है और मिस्टीरियस तौर पर उससे कहता है कि वह शैडो गार्डियन का एक मेंबर है। नेक्स्ट डे सीड ने ब्रेकअप कर लिया होता है लेक्सिया के साथ में। जब उसके फ्रेंड्स होते हैं उससे पूछते आकर उसकी रिलेशनशिप के बारे में क्या रहा, तो वह कहता सब कुछ खत्म हो चुका, अब कुछ नहीं बचा। कहते ठीक है तो क्यों ना हम चॉकलेट लेने चलें कैपिटल में, जो कि उन्हें गिफ्ट देनी होती है। इधर दिखाया जाता है आयरिस, इसको एक कुछ चीज़ मिली होती है, एक आर्टिफैक्ट होता है जो कि डीमन कल्ट से मतलब डियाब्लो कल्ट से उन लोग मार रहे होते हैं। इसीलिए रिसर्च करने के लिए आयरिस को देने के लिए कहा गया होता है। सब लोग कह रहे होते हैं आयरिस सच में काफ़ी ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है और इन चीज़ों में काफ़ी रुचि रखती है, इसीलिए उसको दे दी जाए। लेकिन लेक्सिस उसकी जो सिस्टर होती है वह भी अपनी सिस्टर की हेल्प करना चाहती है और अब वह सच में अपनी सिस्टर के साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा ही काम संभाल रही होती है। इधर वे लोग पहुंच जाते हैं कैपिटल में, जहाँ काफ़ी सारी भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पर लोग होते हैं काफ़ी अलग ड्रेसेस और काफ़ी ज़्यादा ही एडवांस दिख रहे होते हैं, पैसे वाले दिख रहे होते हैं। तो वे लोग होते हैं ऐसी सब कुछ चीज़ें उन्होंने पहले नहीं देखी होती हैं, इसलिए काफ़ी शॉक्ड होते हैं। लेकिन सारी चीज़ों को देखकर वह सोच रहा होता है सीड कि ये सब तो उसके ओल्ड वर्ल्ड की तरह ही काफ़ी कुछ दिख रहा है। लेकिन एक गर्ल के साथ ही वहाँ से वह निकल जाता है और पता चलता है टेरिस पर भी उसे कुछ घर बनाए गए हैं, जहाँ पर कि वह घर काफ़ी ज़्यादा अलग है। वह वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं खड़े होते हैं। एक गर्ल भी उसका वेट कर रही होती है, इसका नाम गामा होता है। वह सोचने लगता है गामा, ओ सच में ये तो वही है जिसको 7 शैडो गर्ल्स जो उसके साथ में थी उनमें से वह एक थी जिसको उसने बचाया था। वह सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी क्लमसी ज़्यादा होती है। इसीलिए वह बताती है जब से वह उसके पास से या फिर चली गई है उसने अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर लिया, लेकिन अभी वह शैडो वर्ल्ड में ही होती है यानी शैडो गार्डियंस में होती है। इसलिए उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने लगा है और वह सोचने लगता है कि सच में किंग की तरह फील होना या फिर हर कोई उसके लिए काम कर रहा है, कितनी पैसे वाली, सच में काफ़ी अच्छी फील होती है। लेकिन वह दिखाती है आखिर उसको जो प्रॉफिट है कितना बनता है। यहाँ पर गोल्ड का पूरा एक पहाड़ होता है, वह देखकर एकदम नर्वस होने लगता है, इतना सारा पैसा मुझे कब मिलेगा। वह कहता है ठीक है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हें और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो बताती है। और वह डियाब्लो कल्ट के बारे में बताती है कि वे लोग शैडो गार्डियंस के नाम को ख़राब कर रहे हैं, किस तरह से असेसन कर रहे हैं लोगों का और शैडो गार्डियन पर नाम आ रहा है। वह कहता है उसके लिए इसके लिए उसके पास एक प्लान है उन सभी लोगों को ख़त्म करने का। और तभी वे एक गर्ल को इंट्रोड्यूस करा दी जो कि एक न्यू उनके मतलब टीम में शामिल हुई होती है, इसका नाम न्यू होता है, जो फाइटिंग में काफ़ी अच्छी होती है। फिर वहाँ से एक गोल्ड कॉइन होता है अपनी शैडो एबिलिटी यूज करके चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सीन दिखाया जाता है प्रिंसेस लेक्सिया होती है, वह कुछ लोगों को मार रही होती है। तो उसके फ्रेंड्स सोच रहे होते हैं सीड की कि शायद वह इसलिए मार रही है कि लेक्सिया से सीड ने ब्रेकअप कर लिया, इसलिए वो गुस्से में उन लोगों को मार रही है, इसलिए सारे लोग भाग रहे होते हैं। सीड कहता है मुझे बाथरूम आ रही है इसलिए मुझे यहाँ से भागना होगा, मतलब तुम भागो, मुझे यहाँ से जाना होगा पहले। वे कहते हैं लेकिन हम तुम अकेले कैसे छोड़ दें, तो वह कहता है कि तुम जल्दी से भागो, मुझे पीछे छोड़ दो, मैं बाथरूम यूज करके आ जाऊँगा। वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इधर दिखाया था लेक्सिस जो कि कुछ लोगों के साथ फाइट कर रही होती है और जो कि नकली शैडो गार्डियन बने घूम रही होती है, वह होती है जिन्होंने इनोसेंट लोगों को कुछ मारा होता है। लेकिन प्रिंस मतलब सीड भी देख लेता है कि प्रिंसेस है उन लोगों को मार रही है, उनको एक खत भी कर देती है। लेकिन उसके पास काफ़ी असेसन आकर अटैक करते हैं, तो उसी में फाइट करने लगी होती है। जो अटैक असेसन शैडो गिल्ड के ही दिख रही होती हैं और में से वह कुछ असेसन को इंजर्ड भी कर देती है। और लेकिन तभी शैडो वहाँ पर आ जाता है, उसको इस तरह से असेसन को खत्म करते हुए देखकर उन सभी को वह भी खत्म करना चाहता है। लेकिन शैडो को देखकर वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। प्रिंसेस देखती पर उसका पीछा करने जा रहा है, लेकिन उससे कुछ पूछने की ट्राई करने से पहले वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन वहाँ से चला जाता है उन लोगों को मारने के लिए और अपनी शैडो एबिलिटी से उन सबको वहीं मारने लगता है। लेकिन वहाँ पर न्यू भी आ जाती है और तो उससे कहता है लास्ट बंदा बचा है उसको जाकर वह खत्म कर दे। जैसे वह अटैक करने आता है तो वो उसको वह टुकड़े टुकड़े कर देती है। वह कहता है ओह ये काफ़ी अच्छी है, फिर काफ़ी पावरफुल है। इधर डियाब्लो कल्ट का एक जो कोर मेंबर होता है वह अपनी नेक्स्ट प्लानिंग करने लगा होता है। इधर प्रिंसेस आयरिस को आकर लेक्सिस बताती है जो लोग अटैक कर रहे हैं या फिर इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं वह शैडो गार्डियन से नहीं बल्कि कोई और लोगों की तरह दिख रहे हैं। और शैडो गार्डियन है वह तो केवल डियाब्लो कल्ट को ही खत्म करना चाहते हैं। प्रिंसेस कहती हैं लेकिन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्री के लिए खतरा है।
इधर सीट के साथ में उसके फ्रेंड जा रहे होते हैं, लेकिन उसका मजाक बना रहे होते हैं कि वह किस तरह से कह रहा था कि उसे वॉशरूम जाना है भागने के दौरान भी, लेकिन वो इस तरह मजाक बना रहे होते हैं। लेकिन उसका एक फ्रेंड जाकर एक गर्ल को प्रपोज करता है, लेकिन वह उसको बहुत डिस्गस्टिंग फेस देखकर उसको रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर एक बंदा आता है और वह उसको वहीं ले जाता है अपने साथ में। यहाँ पर वो काफ़ी मस्ती करते हैं, लेकिन वह अपनी चॉकलेट होती है वह एक गर्ल सिन को दे देता है। वह देखती है उसकी बुक में चॉकलेट कहाँ से आ गई और आखिर उसने ये चॉकलेट उसे दी क्यों है। वह अपने घर पर उन चॉकलेट्स को चेक कर रही होती है आने के बाद, लेकिन वहाँ पर उसके फादर कहते हैं ये तो ज़रूरी किसी ने जो तुम्हें पसंद करते हैं उसने दी होगी, है ना। वह बंदा सच में काफ़ी अच्छा होगा जो तुम्हें पसंद करता है, उसने तुम्हें एक गिफ्ट के तौर पर या फिर एक प्रपोजल के तौर पर दी है। लेकिन वह इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वीक होती है या फिर नॉर्मल गर्ल कह सकते हैं, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। वह कहते हैं और वह बंदा उसका ये इंतजार कर रहा होगा इसके रिप्लाई के लिए, इस प्रपोजल के रिप्लाई के लिए। इसे तुम्हें रिप्लाई तो करना चाहिए, लेकिन वह बस बिलस करने लगती है और वहाँ से एक चॉकलेट उठाती है उसमें से और उसको खा लेती है और सोचने लगती है सीट के बारे में। इधर नेक्स्ट डे सीट जब जा रहा होता है अपने स्कूल में तो उसे पता चलता है न्यू है वो उसका पीछा कर रही होती है स्कूल में भी, जहाँ पर कि वह उसको डियाब्लो कल्ट के बारे में और भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वह दे देती है जो उसको और न्यू पता चल रही होती है। लेकिन उसके फ्रेंड्स होते हैं वह कह रहे होते हैं उसे वो उसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। वे बैकग्राउंड करेक्टर यहाँ पे सबसे लो या फिर सबसे बेकार लोग हैं, इसीलिए पूरा अपना कर रहे होते हैं बेस्ट जो कर सकते हैं बैकग्राउंड तौर पर। लेकिन मैं सोच रहा होता नहीं मुझे ये सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पता याद आता है कि न्यू ने बताया था कि कुछ लोग हैं जो कि डियाब्लो कल्ट में वे लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनकी मेमोरीज को भी मिटा रहे हैं। मैं कहता ठीक है इस बूसी टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेगा जिससे कि वे एक बैकग्राउंड करेक्टर पूरी तरह से दिखे और किस तरह से बहाता रहता है ये दिखे। इधर न्यू सोच रही होती है उसको जाते हुए देखकर अपने पास्ट के बारे में कि किस तरह से वह एक बार अपनी मॉन्स्टर में बदलने वाली थी, लेकिन शैडो या सीडी था जिसने कि उसे प्रोटेक्ट किया था और किस तरह से अब शैडो बन चुकी है। यहाँ पर ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया होता है, लोग फाइट कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा कुछ जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि बैट भी लगा रहे होते हैं, लेकिन सीड के फ्रेंड्स सच में बिल्कुल ही कंगाल होते हैं। उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती है जिसको वे दाव पर लगा सकें। सामने प्रेसिडेंट होती है, मतलब काउंसिल प्रेसिडेंट होती है जो कि एक प्रिंसेस भी होती है यूनानी किंगडम की, और जिसका मुकाबला किससे होता है सीड से। सीड कहता है ठीक है तो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। उसे एक बैकग्राउंड करेक्टर बनना है, इसके लिए अपनी पूरी डेली तैयारी कर रहा था लोगों को दिखाने के लिए भी, और दोनों अटैक कर देते हैं। जैसे अटैक करते हैं उससे पहले ही वह उस पर मतलब अटैक हिट करने से पहले ही वो कुछ खा लेता है केचप टाइप, जिससे कि उसके चेहरे से ब्लड लिखे। जानबूझकर अपने ऊपर वह हिट अटैक होने देता है और मुंह से काफ़ी सारा ब्लड निकलता है। वह सो करता है और वह गिर जाता है, लेकिन फिर से वह खड़ा हो जाता है। वह एक बैकग्राउंड करेक्टर बनना चाहता है फुल्ली, और एकदम उल्टी कर देता है जिससे कि उसके मुँह से काफ़ी ब्लड निकल रहा हो, लेकिन हार मानने के लिए अभी भी मंजूर नहीं होता। इस तरह से वह 40+ अपनी जो एक्टिंग होती है दिखा रहा होता है कि किस तरह से एक बैकग्राउंड करेक्टर परफेक्ट एक्टिंग करना जानता है। एक बैकग्राउंड करेक्टर की प्रिंसेस कहती हैं या फिर काउंसिल प्रेसिडेंट कहती हैं, आखिर वह अब तक हार क्यों नहीं मानना है। इसीलिए वे एक पावरफुल अटैक यूज करना चाहती हैं, लेकिन रेफरी आकर उसे बचाते हुए कहते हैं बॉय अब तुम हार गए, तुम्हें जाना चाहिए। वे कहते हैं लेकिन मैंने अपनी सारी अभी भी बैकग्राउंड करेक्टर की स्किल्स नहीं दिखाई हैं, मेरी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, मुझे और थोड़ा शो ऑफ करने दो। लेकिन क्या कर सकते हैं, इधर सीट आ गया होता है और अब स्कूल में टाइम मिल गया होता है, मतलब उसे काफ़ी पट्टियाँ बंधी होती थी चोट लगने की वजह से। इसके पास में चेरी आती है और उसे कुछ कुकीज ऑफर करती है। उसे नहीं पता होता है कि आखिर वह कौन गर्ल है। उसको कुकी ऑफर करती हुई कहती है क्यों ना हम आज से फ्रेंड्स बने। वह सोच रही होती शायद उसने वह प्रपोज किया था चॉकलेट देकर, लेकिन उसे पता भी नहीं उसने किसे दे दी थी। यहाँ पर प्रोफेसर से बात करते हैं तो पता चलता है जो चेरी है प्रोफेसर हैं इस कॉलेज की, उसकी ही डॉटर है। वो उसे बताते हैं जो चेरी है वह थोड़ी कम बोलती है और हमेशा ही उसकी रिसर्च में हेल्प करती रहती है, इसलिए उसके फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं हैं। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा ही होप करता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखोगे। उसे समझ नहीं आ रहा होता आखिर क्या चल रहा है। इधर चेरी होती है उस जो डियाब्लो पेंडेंट होता है उसको वह भी रिसर्च कर रही होती है और वहाँ चॉकलेट भी देख रही होती है, सोचने लगती है सीट के बारे में। इधर लेक्सेस जो कि अपने रूम में बैठकर टी पी रही होती है और सोच रही होती है अपने न्यू वर्क पर जाने के लिए। उससे पहले वहाँ पर चेरी आ जाती है और कहती है वो उसके साथ में कुछ बात करना चाहती है। वह कहती है चेरी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मतलब ऐसे तो नहीं आती हो। उसको टी पसंद होती, काफ़ी ज़्यादा ही मीठी करके पीना, इसीलिए अपने मतलब कॉफ़ी पी रही होती है। वो उससे पूछती है आखिर सीट के साथ में उसका रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, तो वह कहती है हमने तो ब्रेकअप कर लिया। वह काफ़ी खुश होती है कि उसने ब्रेकअप कर लिया, लेकिन वह बता देती है किस तरह से उसने सीट ने उसको चॉकलेट्स दी थी और अपने शायद उसे प्रोजेक्ट या फिर वह उस सीट को पसंद भी करती है। लेकिन वही अगर चली जाती है, लेक्स काफ़ी गुस्से में होती है, उसकी हिम्मत इतनी कैसी हुई। इधर क्लास हो गई होती है स्टार्ट, जहाँ पर के सीट आ गया होता है। इतनी इंजरी के बाद परमिशन मिल गई होती है स्कूल में आने की, लेकिन अपनी ग्रिप ट्रेनिंग अभी भी नहीं छोड़ रहा होता है एक पावरफुल बंदी के तौर पर। जहाँ पर कि अचानक से एक बंदा कोई एक डेमोनिक कल्ट का एक पीरल्स एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि पूरे स्कूल और पूरी एरिया में चारों तरफ एक कवच सा बन जाता है, जिसके अंदर जो अंदर है वह अंदर रहेगा, बाहर है वह बाहर रहेगा।
जिससे कोई भी आ नहीं सकता है। लेक्सिस देखती है कि आखिर स्कूल आखिर बंद क्यों, उसको भी परमिशन मिल चुकी होती है अब स्कूल में आने की, लेकिन जहाँ पर एक बंदा जो गार्ड कह सकते हैं मरा पड़ा होता है, देखकर शॉक रह जाती है। वह देखता है सीड की कोई भी मैजिक पावर यूज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि शैडो गार्डियन बताते हैं खुद के लिए, लेकिन सब सरेंडर करने के लिए कहते हैं। तो जो काउंसिल प्रेसिडेंट होती है वो उससे मना कर देती हैं, फाइट के लिए तैयार होती हैं, लेकिन वो अपनी मैजिक को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। इसीलिए वह काफ़ी आसानी से उन लोगों द्वारा हार जाती है। जैसे वह अटैक करता है बंदा प्रिंसेस पर या काउंसिल प्रेसिडेंट पर, तो सामने सीड आकर खुद पर अटैक ले लेता है और वहीं पर वह मारा जाता है। वह कहती है सच में लगता है इसको मुझ पर किरस था, इसीलिए उसने अपनी जान भी, मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी। लेकिन वह तो सोच रहा होता है एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के तौर पर एक काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। उस टाइम टूर्नामेंट में उसको अपनी सारी स्किल शो करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए अब तो मौका मिल गया एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के तौर पर। लेकिन वह कहता है अभी सरेंडर करने के लिए। वह कहती है मेरी लाइफ को किसी और अपनी लाइफ देखकर बचाया है, इसीलिए मैं सरेंडर कर लेती हूँ, ये लाइफ को इस तरह से खत्म करना ठीक नहीं। लेकिन सभी लोग ये इकट्ठा कर लिया गया होता है। सीड अपने ऊपर ही अपना मैजिक यूज करता है और पंच मारता है, जिससे कि वह खुद को अपनी मैजिक से ही दोबारा रिवाइव कर लेता है। वह कहता है तो आखिरकार 10 मिनट का हार्ट अटैक काउंटडाउन खत्म हुआ, मेरी मैजिक तो सच में यहाँ पर काम कर रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं यूज कैसे कर रहा हूँ अपनी मैजिक को यहाँ पर। वह सोचता है अब कुछ करना चाहिए, काम का टाइम हो गया है। चेरी को दिखाया जाता है जो अपनी रिसर्च होती है उनमें बिजी होती है उसी पेंडेंट के बारे में, लेकिन अचानक में एक बंदा आता है और देखता है यहाँ पर कोई गर्ल भी है। वह कहता है वैसे तो मैं अपने बॉस के कहने से अब जो पेंडेंट है आर्टिफैक्ट उसे लेने आया था, लेकिन अब तुम मिल गई तो ठीक है, मज़ा आएगा। एक अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर एक वाइस कमांडर आता है और उसको रोक लेता है अटैक को, और जो लोग आए होते हैं अटैक करने उनको उस कमांडर ने ढेर कर दिया होता है। लेकिन बंदा काफ़ी पावरफुल होता है। वहाँ एक और बंदा आ जाता है एक नाइट, और चेरी से कहता है वहाँ से भागने के लिए। चेरी वहाँ से भाग कर निकल जाती है। शैडो यानी सीड पर खड़ा होकर देख रहा होता है सिचुएशन कैसी चल रही है। बाहर जो गार्ड्स होते हैं, नाइट्स होते हैं, प्रिंसेस आयरिस के साथ में प्लानिंग कर रहे होती हैं उस कवच को तोड़कर अंदर जाने के बारे में, लेकिन वह देख रहा होता है कि वह क्या कर सकता है यहाँ पर इतनी दूर से। लेकिन जो सारे लोग हैं मेरी तरह ब्लैक कपड़े पहनने की, इनकी हिम्मत कैसी, ये कपड़े केवल मेरे हैं और मैं ही पहन सकता हूँ। ये अगर अपनी शैडो एबिलिटी से असैसन कर देता है उन सभी को, अपने वो एंड एरो बनाकर स्मॉल सा। लेकिन वह देखता है कि चेरी के सामने वाले असैसन को भी मार देता है और वह चेरी की हेल्प करता है, और वह अपने फादर के रूम में जा रही होती है। तो वह कहता है ठीक है तो फिर अब मैं भी चलता हूँ और देखता हूँ फिर क्या हो रहा है। इधर काफ़ी सारे असैसन होते हैं जो उस पर अटैक नहीं ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वह सबको सेव कर रही होती है। लेकिन वह केवल सोच रही होती है अपने फादर के बारे में जो उन्होंने बताया था उस आर्टिफैक्ट के रिसर्च के बारे में। लेकिन इस तरह से वो काफ़ी लोगों की नज़रें अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन वो सबसे सेव कर रहा होता है छुप छुप कर। जैसे गिरने वाली होती है तो वहाँ पर आ जाता है सीड, उसको बचा लेता है। उसकी जख्म देखकर कहती क्या वह ठीक है, तो वह कहता हाँ बिल्कुल वह परफेक्टली ठीक है, चिंता ना करें। तो कहती ठीक है, और वहाँ से वह जाने लगती है अंदर की तरफ, जहाँ पर वह देखते हैं उस आर्टिफैक्ट के बारे में जहाँ पर रिसर्च कर रही थी। तो वह कहता है शायद इस रिसर्च के बारे में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसीलिए वह दूर से उसको असिस्ट करने की कहता है। वह कहती है जो आर्टिफैक्ट है वह आर्टिफैक्ट एक माना या फिर कुछ ऐसे वेव्स को क्रिएट करता है जिसके लोग अपने मैजिक को यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिनके पास में इन्फिनिट माना होता है, इन्फिनिट पावर होती है, वह इसके अफेक्ट के बाद भी अपनी मैजिक यूज कर सकते हैं। इसीलिए सीड भी यूज कर पा रहा है। लेकिन इस बैरियर को हटाने के लिए हमें इस आर्टिफैक्ट को दूसरा जो आर्टिफैक्ट है उस आर्टिफैक्ट के पास ले आना होगा जिससे कि ये बैरियर क्रिएट किया गया है, लेकिन उसके लिए कुछ मटेरियल भी उसे चाहिए होंगे उस सबको डिकोड करने के लिए। वह कहता है उसकी चिंता वह ना करे। इधर रेक्स अपने लीडर से कहता है कि हमें आर्टिफैक्ट नहीं मिला है, तो वह लीडर कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आर्टिफैक्ट ला कर दो, बेवकूफ़ कहीं के निकलो यहाँ से, तुम अब तक एक छोटा काम नहीं कर पाए हो। फिर वहाँ से चेरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है अपने सारे कुछ गार्ड्स के साथ में, लेकिन जब जा ही रहा होता है अचानक से उसके जो गार्ड्स होते हैं डिसअपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके सामने देखता है तो सीड खड़ा होता है और एक पंच में उसको ढेर कर देता है। वह अपना पावरफुल अटैक तैयार करता है और कहता है ओह तो देखता हूँ आखिर तुम इससे कैसे बच पाओगी, लेकिन वह उसके सीड के सामने कुछ नहीं होता है। अब सीड उसके साथ में खेलना स्टार्ट कर चुका होता है और बस वह उसको धीरे धीरे करके टॉर्चर करके मारने लगा होता है, इधर उधर से अटैक करके। अचानक से ऊपर से आ जाता है और उसको जल्दी से ख़त्म कर देता है। वह कहता है सच में ये बंदा काफ़ी पावरफुल। इधर दिखाया था न्यू जो देखती है काफ़ी सारे लोग होते हैं या मारे गए होते हैं, तो उसे पता चलता है कि ये सब शैडो ने किया या फिर उसके लीडर है वह भी यहीं पर है। वह उससे कहती है लीडर आप, तो वह कहता है हाँ मुझे कुछ मटेरियल की ज़रूरत है। तो बताती है यहाँ पर हमारी केवल 7 शैडोज हैं, यहाँ पर शैडो सेशंस हैं, जिनमें से एक गामा है जो कि फाइट करने में बिल्कुल नहीं जानती फाइट, 6 लोग ही बचे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जल्दी अपनी मैजिक पावर यूज कर पाएंगे। लेकिन शैडो यानी सीड कहता है कि मुझे काफ़ी सारा मटेरियल चाहिए, उसको इकट्ठा करो। वह आर्टिफैक्ट के बारे में बताता है। वह काफ़ी शॉक्ड होती है और काफ़ी इंप्रेस्ड भी कि जो उनका लीडर है उनके पास कुछ आर्टिफैक्ट है और इतना सब कुछ जानते हैं। शैडो असेसन या शैडो गार्डियन सभी लोग बस वेट कर रहे होते हैं शैडो के ऑर्डर का और अपना एक्शन में आने का। लेकिन इधर दिखाया था चेरी अपनी प्लानिंग कर रही होती है उस कोड को डिकोड करके इस बैरियर को हटाने के लिए, और सच में सक्सेसफुल भी रहती है इसमें। अब उनको जाना होता है उस आर्टिफैक्ट जो दूसरा है उसके करीब जितना हो सकता है,
इसीलिए वहाँ से एक कॉरिडोर होता है, ब्लैक पूरा होता है, उससे जाने लगती है। लेकिन वह सोचने लगते अपने पास्ट के बारे में, उसकी मदर को किसी ने मर्डर कर दिया था। लेकिन तब उसके पास में एक ओल्ड मैन आता है और उसे कहता है कि वह उसको अपने साथ में अपनी डॉटर की तरह रखना चाहता है और इसीलिए तब से वह अपनी डॉटर की तरह उसको ख्याल रखते हुआ आया है। लेकिन वह सोचती है उसका जो फादर है ठीक ही होंगे जहाँ पर भी हो। इधर दिखाया था सभी लोग बस वेट कर रहे होते हैं और प्रिंसेस यानी प्रेसिडेंट काउंसिल होती है, उसे एक बंदा कहता है हमें अभी क्या करना चाहिए, हमारी जान अब काफ़ी खतरे में लग रही है। वे कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स को मारने लगे होते हैं वे लोग। वह कहती है बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर चेरी होती है, वह अपने रूटीन पर जा रही होती है सारी आवाज़ों को सुन के बाद भी। वे लोग उन सभी स्टूडेंट को मार रहे होते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन चेरी वहाँ पर पहुँच जाती है, उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देती है लोगों की हेल्प या फिर नहीं तो लाइफ को बचाने के लिए। उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट होते ही वहाँ पर लाइट चमकती है और सारे बैरियर हट जाता है और प्रिंसेस या फिर प्रेसिडेंट वह अटैक करने की जाने लगती है और सभी लोग अटैक करने के लिए कहती है। वे लोग ज़्यादा होते हैं इसलिए उनका लीडर कहता है उन सभी स्टूडेंट को ख़त्म करने के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट उस लीडर को पहले ख़त्म करना चाहती है, इसलिए उसका माना ख़त्म होने से पहले उसको वह ख़त्म कर सके। लेकिन उससे पहले ही काफ़ी सारे असैसिन बीच में आते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन पास्ट में कुछ सोचने लगती है, एक बंदा जो ब्लैक हुड पहने हुआ था वह उससे कुछ कहा था। लेकिन अचानक से भाई बंदा उसके सामने आ जाता है और सारे असैसिन को मारने लगता है और जहाँ पर काफ़ी सारे उसके शैडो गार्डियन भी आते हैं और बताता है ये सारे शैडो गार्डियंस हैं वह उसके लिए काम करते हैं और सभी को वह आसानी से ढेर भी कर रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि शैडो गार्डियंस कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। ये सब लोग देख रहे होते हैं और सब में आग लगा दी गई होती है। उनका लीडर जो कि वहाँ से भाग रहा होता है, भागने से मतलब भागने में हेल्प चाहिए होती है, इसीलिए वह फायर लगाकर चला जाता है। इधर सारी जो सब में आग लग गई होती है, स्टूडेंट्स वहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन प्रिंसेस आयरिस देखती हैं कि जो सारे लोग उनको ढेर कर दिया गया है, लेकिन आग लगा दी गई जो लीडर ने वहाँ से भागने के लिए लगाई होगी। इसीलिए इधर चेरी होती है एक कॉरिडोर में उसी से भाग रही होती है बचकर इस फायर से। लेकिन एक बंदा जो उनका लीडर होता है वो एक बुक सेल में आ जाता है, एक लाइब्रेरी टाइप जगह है जहाँ पर कि चेरी पर रिसर्च कर रही थी। वह सब बुक्स को जला देता है जहाँ पर कि सीट बैठा होता है। उसे देखकर वह कहता है अगर तुम्हें कैसे पता कि मैं ही हूँ इन सब का लीडर, जो कोई और नहीं बल्कि चेरी का जो फादर होता है वह होता है। वह कहता है ऑफ कोर्स मुझे पहले से ही तुम्हें पता था, आखिर इतना अच्छा स्वॉर्ड्समैन होने के बाद भी डियाब्लो डेमोनिक कल्ट का साथ वह क्यों दे रहा है। तो वह कहता है बिकॉज मेरे एक डिसीज का पेशेंट हूँ और ये जो आर्टिफैक्ट है शायद मेरी डिसीज को सॉल्व कर सकता है, लेकिन मेरी वाइफ से डरती थी इसीलिए उसने ऐसा कुछ नहीं करने दी, इसे एक्टिवेट ही नहीं करने दी, लेकिन मैंने उसका मर्डर कर दिया। और लेकिन मेरी डॉटर वह सच में काफ़ी समझदार है, इस आर्टिफैक्ट को काफ़ी अच्छी रिसर्च कर सकती है। सीड कहता है मतलब तुम ठीक नहीं हो ना, बल्कि तुम्हें तो ओवर पावर का लालच है इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन वह उसको अटैक करता है जिससे सीड होता है आसानी से हार जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह जो कि बिल्कुल लूजर होता है हमेशा ही। इधर दिखाया था शैडो के रूप में तुरंत ही आ जाता है, लेकिन वह नहीं पहचान पाता कि ये बंदा ही शैडो है, इसलिए अपने आर्टिफैक्ट से उसके ऊपर अटैक कर देता है। मैं सोच रहा होता है ये आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि गॉड्स के दिया हुआ आशीर्वाद है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता है, जैसे कि मेन कैरेक्टर के पास में कोई एक पावरफुल आर्टिफैक्ट हो, एक गॉड का आशीर्वाद। लेकिन वह अटैक्स हीरो के सामने क्या ही टिक पाते, वह आसानी से उसको ब्लॉक करता है, उसके हाथ को कट कर देता है। वह बंदा भी शॉक्ड जाता है और पूरी तरह से उसकी जो बॉडी होती है मॉन्स्टर में चेंज होने लगी होती है। लेकिन शैडो कहता है ये तुम्हारे जो अटैक्स है वे किसी भी काम की नहीं है और तुम जो पावर की इतनी भूख लिए हो तुम मारे जाओगे। ये कहकर उसको वह कई सारे स्वाट से अटैक करना स्टार्ट करता है और काफ़ी इंजर्ड कर देता है और आखिरकार उसको वह ढेर भी कर देता है, एक मॉन्स्टर में बदलने से रोक देता है। वह बंदा भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब चेरी आकर देखती है अपनी फादर की इस तरह से हालत तो वह काफ़ी ज़्यादा ही रोने लगती है और काफ़ी उदास होती है। लेकिन वह उसको कुछ भी नहीं बताता है कि उसके फादर बुलंद थे जिससे कि वह अपने फादर को हेट करने लगेगी। लेकिन उसके सिर पर एक बाउंड्री रख दी गई होती है शैडो का लीडर, जहाँ पर जो अल्फा होती है देखती है और कहती है सच में शैडो ने अपने को एक विलन बनाकर पूरे वर्ल्ड की रक्षा कर रहा है, वह ये सच में उसका लीडर है, इसको कितना एडमायर करती है। इधर वह बात कर रहा होता है चेरी से। चेरी बताती है कि लास्ट टाइम वह उसे मिलने आई थी और थैंक यू सो मच इतना उसका साथ देने के लिए, वह इस कंट्री को छोड़कर ही जा रही है। वह उससे बस गुड बाय कहने आई थी। वह उससे पूछता है कि आखिर उसका नेक्स्ट प्लान क्या है, तो बताती है ये एक सीक्रेट है। ये कहकर वह चली जाती तो वह उसे ऑल द बेस्ट कहता है उसकी न्यू जर्नी के लिए। वहाँ से निकल जाता है। इधर स्कूल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है तो अब उनका वेकेशन जल्दी स्टार्ट हो गया होता है। सारे स्टूडेंट ज़्यादातर होते हैं अपने अपने घर पर आ गए होते हैं वापस ही। लेकिन सीड अपनी सिस्टर से बचकर अपने घर पर ही रह रहा होता है, बस उसके छुप कर रह रहा होता है। यहाँ पर उसे एक मैसेज मिलता है एल्फा की तरफ से कि न्यू उसका मिशन होने वाला है, वह सीक्रेट लैंड होने वाला है जहाँ पर कि काफ़ी सारे शैडो के मेंबर्स होते हैं, वह भी अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं अपने न्यू प्लान के लिए। एक सीन दिखाया था ओनिबस जो कि शैडो गार्डियंस की ही एक मेंबर होती है और जो कि बचपन से ही उनके साथ होती है छोटे पैसे ही। वह अपनी बॉडी को थोड़ा ग्रो कर लेती है उस स्लाइम को यूज करके, जो कि उसने पहले मतलब पहले सीड ने सिखाया था कि इस तरह से खुद को रूप चेंज करने के लिए स्लाइम को यूज कर सकते हैं। इसलिए उसने काफ़ी टाइम पर इसका यूज भी किया होता है अपने रूम को बदलने के लिए। इसलिए इस बार उसने अपने थोड़ी बॉडी पार्ट को ग्रो कर लिया जिससे कि वह सीड को पसंद आ सके। लेकिन उसके सामने खड़े होती है
बीटा वह कह रही होती है कि उसको शैडो या फिर सीड ज़्यादा पसंद करने वाला है। दोनों लोगों को क्रश होता है सीड पर, लेकिन दोनों लोग ही बस सोच रही होती है कि वह उसका हो या उसके साथ वो मैरिज कर सकें। लेकिन पापा आकर नू बताती है कि उसको अल्फा की तरफ से कुछ मैसेज मिला है। सीन दिखाया था लेक्सिस और आयरस दोनों सिस्टर्स होती हैं, कुछ शॉपिंग कर रही होती हैं और जो कि किसी और गामा के ही शॉपिंग मॉल में आई होती हैं, जहाँ पर कि वह काफ़ी चीज़ों को खरीद रही होती हैं। गामा भी आ जाती है उनको थोड़ा असिस्ट करने के लिए, बिकॉज वे काफ़ी प्रीशियस मेंबर है, प्रिंसेस होती हैं, इसीलिए उनका लीडर या फिर कहे तो मालिक खाना तो बनता ही है। वह तभी देखती हैं लेक्सिस को और कहती है तो लगता है तुम्हें किसी पर क्रश है, किसी को पसंद करती हो। ये देखकर वह शॉक्ड हो जाती हैं, लेकिन वो उसकी हेल्प करने लगती है कुछ चीज़ों में जिससे कि वह और अच्छी दिख सके। जहाँ पर कुछ अंडर गारमेंट भी खरीदती है, लेकिन वह आयरस को पसंद नहीं आती, उसे काफ़ी रिविलियस लगती हैं। लेकिन वो अपनी सिस्टर को ले जाती है साथ में और उसको आखिरकार कन्वेंस कर लेती है कुछ क्लॉथ को खरीदने के लिए। मैं कहती है अब क्या ही कर सकते हैं, वह सारी चीज़ें होती हैं। अभी शॉपिंग जारी रखते हैं। इधर दिखाया जाता है सीड का, जो कि लोग समझ रहे होते हैं कि आखिरकार अब उसको भी होश आ चुका होता है इतने ज़्यादा इंजर्ड होने की वजह से। और जहाँ प्रेसिडेंट होती है वह सोचती है कि उसने उसकी लाइफ को खतरे में डालकर मेरी लाइफ को बचाया है, इसलिए अब वो उसको पसंद करने लगी होती है। लेकिन वे लोग भी अब सीधे वहीं जा रहे होते हैं सीक्रेट लैंड की तरफ, जहाँ पर कि सीड को भी जाना होता है। लेकिन जब जा रहा होता है रास्ते में तो बात करता है कि आखिर तुमको भी होली गॉडेस के तौर पर पार्ट लेना चाहिए ना। लेकिन वह कहती है नहीं, होली गॉड कॉम्पिटिशन उसे इसमें इंटरेस्ट तो है लेकिन मैं ऐसा नहीं, लेकिन हमारा जो लव है अभी यहाँ पे मैं तो पसंद करती हूँ उसको हम सीक्रेट रखेंगे। वह तो बस यही प्लानिंग कर रही होती है किस तरह से वह सीड के साथ अपनी लाइफ को गुजारने वाली है आगे। वह कहते हैं हम इसको सीक्रेट रखेंगे, मैं एक प्रिंसेस हूँ इसलिए, और तुम्हें भी थोड़ी स्पेस चाहिए होगा, यानी थोड़ा नॉर्मल ज़िंदगी जी पाओगे। वह काफ़ी सारी वूमेंस के साथ में रहता है, इसलिए उसके लिए आम बात हुई। लेकिन रात में रोज़ वापस आती है तो देखती है वहाँ पर सीड नहीं होता है। सीड अपनी सीक्रेट स्किल से वहाँ से बच रहा होता है, बस उसके करीब जाने से। नेक्स्ट डे पे लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और कंट्री में घूमते हैं। या रोज उसे बताती है आखिर लेजेंडरी हीरो और होलिविया के बारे में, जिसने कि डियाब्लो को एक हाथ भी कट कर दिया था। यहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, इस स्ट्रीट पर भी काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन उसे एक बुक सेल दिखती है जो कि एक अच्छी या फिर इस सेंचुरी की सबसे बेस्ट ऑथर की होती है, और उली मतलब रोज की भी उसके साथ में एक अपॉइंटमेंट होती है। यहाँ से पता चलता है ये ऑथर सच में अब तक की बेस्ट ऑथर है इस सेंचुरी की, लेकिन वह सब शायद एक जैपनीज की रिइंकार्नेशन है। तब उसे असलियत पता चलती है कोई और नहीं बल्कि बीटा ही सबका लेखक है, और उसने जो बचपन में उसको पहले पुरानी स्टोरी बताई थी अपने बारे में उसे मोटिवेट करने के लिए, वही स्टोरी को उसने बुक में लिख दिया और अब एक अच्छी ऑथर बन गई है। लेकिन तभी रोज दिखाती है कि नात्सुमा को उसे पर्सनल ऑटोग्राफ मिला है, लेकिन उसे एक बुक मिलती है जिसमें उसे एक सीक्रेट मैसेज मतलब आया होता है जो कि जैपनीज में लिखा होता है, जिसमें कि डियाब्लो कल्ट के बारे में कुछ लिखा होता है, जिसे देखकर एक्साइट होता है और कहता लगता है कुछ तो बड़ा होने वाला है। इधर दिखाया था एलेक्सा जो कि एक जगह घूम रही होती है और ओलावियन जो हीरो है उसके बारे में थोड़ी और जांच करना चाहती है, आखिर वह हीरो यहाँ पर इस तरह से क्यों छुप कर रह रहा है। लेकिन इधर दिखाया जाता है सीड जो कि इस सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा होकर सब कुछ नज़र रख रहा होता है, फिर सीन का एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है एक असेसन को, जिस असेसन को देखते हुए उसके पास आता है तो असेसन उसका अटैक करता है। लेकिन जो पीस होता है उसके पास में एक बुढ़का उसी से उस अटैक को रोकता है और उसे डेट कर देता है। यहाँ पर कि लेगियन भी आ जाती है और वह उससे ऑर्डर मांगती है आखिर उसका क्या प्लान है। तो वह कहता है एनिमी डाउन हो चुका है, चिंता ना करे, आगे का उसका कुछ प्लान्स हैं उसके पर वह काम कर रहा है। और एक अगर वहाँ से वह निकल जाता है उससे खुद अपने कुछ प्लान्स होते हैं। एक जगह आता है और जहाँ पर अपनी क्लॉथ्स वगैरह चेंज करता है। इसके बाद वह निकल जाता है बात लेने के लिए, तो उसके पास में अलेक्सिया भी होती है जो कि उसी बाथ टब में बात ले रही होती है। लेकिन वह सोच रही होती है कि सच में उसे नोटिस नहीं किया है, यानी कहे तो सीड जो उसका क्रश होता है वो वहीं पर होता है। और वह सोच रही होती है कि सच में ये बंदा मुझे देखने के बाद भी इतना ज़्यादा काम है कैसे, ओ चलो इग्नोर मारो। यहाँ पर सीड को पता चलता है अलेक्सिया है यहाँ पर जो गॉडेस टूर्नामेंट है उसमें एक चीफ गेस्ट वो बुलाई गई है, लेकिन वो बताती है इस टूर्नामेंट में वे पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है, उसे बिल्कुल इसमें पसंद नहीं है। लेकिन क्या सच में उसको देखने के बाद भी इतना ज़्यादा काम कैसे रह सकता है। और वह इस तरह से उसको ब्लैक नाइट में भी इन्वाइट कर देती है, लेकिन वो उसके ब्लैक नाइट के ऑफर को मना कर देता है और वह खुद खड़ा हो जाता है, जिसकी बॉडी को देखकर वह एकदम शॉक्ड रह जाती है। वह कहता है गुड बाय। इधर जैक जो कि न्यू बिस्क होता है वह अनाउंसमेंट करता है सेंचुरी के बारे में, जो कि होली गॉडेस ट्रायल होता है। यहाँ पर कि सेंचुरी ओपन होगी, सभी लोगों को इसमें ट्रायल में आना होगा, या फिर जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिससे कि ओलिवियन की जो पावर्स हैं उसको ब्लेसिंग के तौर पर मिलेंगी और वह लोग पावरफुल होकर आगे डियाब्लो कल्ट से फाइट कर सकते हैं। लेकिन जो लेक्सिस होती है उसको एक मिशन दिया हुआ था है, ओल्ड बिस्क होता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके मर्डर के बारे में, इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। लेकिन मैं देखती हूँ उसके पास जो बीटा होती है उसके काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए वह काफ़ी जेलस होती है, उसे इसलिए वो पसंद भी नहीं करती है। और बीटा इस बात से जेलस होती है कि उसके मास्टर शैडो ने लेक्सियस के लिए प्रपोज किया था और वह उसकी गर्लफ्रेंड भी बनकर रही थी, इसी दोनों के बीच में कुछ काफ़ी बहस चल रही होती है। लेक्सियस से काफ़ी जेलस होती है और वो उसके पैर पर पैर मारती है, उसे थोड़ी चिढ़ रही होती है और उसे मतलब धमका सी रही होती है।
इसे दिखाया जाता है सीड उसे पता ही नहीं होता है कि उसके बारे में दो गर्ल्स इतनी ज़्यादा बहस कर रही हैं और क्या क्या करने पर उतर आई हैं। इधर जैक होता है जो कि अपने इस सेंचुरी के टूर्नामेंट को स्टार्ट करा देता है। सभी स्टूडेंट सभी लोगों से कहता है जो भी चैलेंज से सामने आए और जो भी होली वेरियस को या फिर एक अच्छे मतलब अपोनेंट को समन करेगा उसके बाद सेंचुरी गेट भी खुल पाएगा। सभी लोग होते हैं बस एक एक करके चैलेंज करने आने लगते हैं, लेकिन लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर शैडो आएगा और अपना पूरा खेल दिखाएगा। और सीड भी सोच रहा होता है क्या उसे शैडो के तौर पर आकर यहाँ पर सारी सिचुएशन को संभालना चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट करना चाहिए जिससे कि उसकी पावर का भी थोड़ा लोगों को पता चलेगा। लेकिन जो टूर्नामेंट होता है चलता रहता है, उसके शैडो ग्रुप्स के सारे लोग होते हैं, शैडो गार्डियंस वे लोग और इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं डियाब्लो कल्ट के बारे में। इस तरह से शाम हो गई होती है और डियाब्लो यानी कहे तो सीड होता है वह अभी भी काफ़ी बोर हो गया होता है इस टूर्नामेंट को देखकर, बिकॉज काफ़ी सारे लोग आ गए होते हैं लेकिन कोई भी अब तक असली अपोनेंट को समझ नहीं कर पाया होता है फाइट करने के लिए। लेकिन अचानक से उसका इनाम अनाउंसमेंट होती है तो वह शॉक रह जाता है कि उसका नाम अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है। लेकिन तभी वह अचानक से आता है उस शैडो में चेंज होकर और अपने बारे में इंस्ट्रक्शन देता है कि वह शैडो है, एक शैडो के तौर पर। सारे लोग देखते हैं आखिर ये बॉन्ड टेंट क्रिमिनल यहाँ पर क्या कर रहा है। सारे लोग देखकर ये बात शॉक रह जाते हैं। जैक जो कि डियाब्लो कल्ट का ही होता है, वह इन्वेस्ट मतलब दूसरा बंदा होता है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। वह अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपनी पावर अनलीज करता है। लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर एक मैजिक सर्कल अपीयर होने लगता है, यानी सीधा कहीं तो वहाँ पर एक एंशिएंट वॉरियर ओलिविया समन हो जाती है उसी मैजिक सर्कल से, जो कि एक एंशिएंट वॉरियर होती है जिसको अब तक कोई समन नहीं कर पाया होता है इतने सारे अपोनेंट आने के बाद भी अपने अपोनेंट के तौर पर। यहाँ पर कि बीटा देखती है और कहती है जेक से उसको इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। कैलेमिटी की वॉरियर है ओलिविया, इसीलिए उससे और भी इन्फॉर्मेशन निकालती, उसे सीड्यूस करके। ये सारी इन्फॉर्मेशन सीड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। इधर वह एंशिएंट वॉरियर होती है ऑनियन में अटैक कर देती है, जिस अटैक से आसानी से सीड होता है डॉज कर लेता है, उसके सारे अटैक से डॉज कर रहा होता है। ये देखकर सब लोग काफ़ी शौक ले जाते हैं। बीटा भी कहती है काफ़ी अच्छा है। जो शैडो होता है उसके सारे अटैक से डॉज करते हुए जा रहा होता है और उसको अटैक करते हुए जाता है एक थोड़ी स्माइल करते हुए, चलो तो क्यों ना इस गेम को हम खत्म करते हैं। स्पीड से जाता है, उसके सारे अटैक को खत्म करता है और उस पर एक अटैक नहीं जाने लगता बिल्कुल उसके करीब, जिसे देखकर वह भी शॉक्ड जाती है और एक अटैक के साथ में वह उस एंशिएंट वॉरियर इनको खत्म कर देता है। और वहाँ से अचानक से डिसअपीयर हो जाता है जेक, जो कि उसको पता लगाना चाहता है कि वह कहाँ गायब हो गया। लेकिन ये सब का टाइम नहीं होता। अचानक से वहाँ पर एक मैजिक सर्कल होता है एक्टिवेट होने लगता है, यानी सीधा कहे तो सेंचुरी का गेट होता है वह एक्टिवेट होने लगता है, जो कि 100 साल ईयर्स में एक बार एक्टिवेट होता है और जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो भी इसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन वह भी देख रहा होता है सीड आखिर ये क्या हो रहा है। एंशिएंट गेट होता है वो उसका ही पीछा कर रहा होता है, बेशक वह सीड में बदल गया होता है या फिर अपने क्लॉथ चेंज कर लिए होते हैं, फिर भी उसके पास मैजिक सर्कल आ जाता है और उसी गेट के अंदर वह चला जाता है सेंचुरी के अंदर। यहाँ बीटा होती है वह अपनी प्लानिंग करती है कि वह किसी को अंदर नहीं जाने देगी। इधर जेक वह भी सोच रहा होता है अंदर जाने के लिए, उसके अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं इसीलिए, लेकिन जो वर्दी होगा वही उसके अंदर जा सकता है। सारे लोग को उस गेट से दूर रखा जा रहा होता है, कोई ना जाए। लेकिन जेक की अलग प्लानिंग होती है, उससे पहले वहाँ पर आ जाती हैं शैडो ग्रुप के सारे लोग और जो कि उन सभी को रोक देते हैं। वह कहती है एलेक्सा मतलब एल्फा कहती है तुम लोग नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा वरना तुम मारे जाओगे, चलो हम चलते हैं। सारे जो भी चर्च के लोग होते हैं उन सभी को एल्फा ने आसानी से ढेर कर दिया होता है। ये लोग एक एक ही काफ़ी लोगों के बराबर होते हैं। वे सभी लोग गेट के इस पास में चले जाते हैं जिससे किसी को अंदर ना घुसने दिया जाए। लेकिन जेक का प्लान होता है कि उन सब की बात ना सुनिए और वहाँ पर जाया जाए। लेकिन तब उसके पास में आकर बीटा बताती है कि हम लोगों को इस जेक को अंदर लेकर जाना होगा अपने साथ में, लेकिन अलाई ना होती है। वह कुछ करने से पहले ही उसके ऊपर एक बंदा अटैक करता है जिससे उसकी नकली जो स्लैब से बना हुए ब्रेस्ट होते हैं वे कट जाते हैं। इसीलिए वो काफ़ी गुस्से में आती है, आखिर बहन दिखाना चाहती कि वह फेक ब्रेस्ट लेकर घूम रही है। इसीलिए वो और जेक पर अटैक करने लगती है, उसे चांस से मारनी चाह रही होती है। लेकिन रोज सोचती है कि आखिर इस बंदी को क्या हुआ, ये बंदी इतनी ज़्यादा गुस्से में कैसे आ गई। लेकिन वह जेक को लेकर अंदर जंप कर देती है, अपने साथ में बीटा को भी ले जाती है। उसी के पीछे पीछे रोज भी जंप कर देती है, एलेक्सा जंप करती है, साथ में रोज भी जंप कर देती है और तीनों गर्ल्स अंदर पहुंच चुकी होती हैं। यहाँ पर जब आगे ऊपर कर देखती हैं तो उनके सामने एल्फा खड़ी होती है। उसके बाद बीटा कहती है एलेक्सिया से कि उसका अपना हाथ है उसके ब्रेड से हटाए और वह सेम करती है। और लेकिन तभी एल्फा उन सबको देखकर कहती है कि इस तरह से यदि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो या फिर पढ़े रहे एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करते रहो। फिर चले जाते हैं सेंचुरी की तरफ और भी उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जैक ने डियाब्लो कल्ट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, लेकिन अचानक से उन्हें एक वहाँ पर मूर्ति मिलती है, जो मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि एंशिएंट वॉरियर ओलिविया की होती है। उसे देखकर एल्फा सोचती है कि आखिर उसकी जो ओलिविया की मूर्ति उसकी तरह क्यों दिख रही है इतनी ज़्यादा। लेकिन तभी जो एलेक्सा होती है वो और भी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती है इसके बारे में, शैडो को भी यही चाहिए होती है, इसलिए सीक्रेट डोर को ओपन करती है और एक्सटेंटली वो ओपन भी कर पाती है। यहाँ पर पूरी जगह पर पानी पानी आने लगता है। एल्फा कहती है तो चलो हम ओलिविया की मेमोरी गार्डन में जा रहे हैं। इधर दिखाया था शैडो जो कि अंदर एंट्री लेता है जहाँ पर कि उसे, और जब वह सामने देखता है सीन तो सामने उसे मिलती है अरोरा और अरोरा उसको देखकर कहती है कि उसके साथ में जो उसकी फाइट हुई थी सच में उसने उसे एंजॉय किया। तो सीड भी कहता है हाँ उसने भी उसके साथ में काफ़ी फन किया फाइट के दौरान।
वह थोड़ी शांत रहती है और वह कहती है कि अब उसको यहाँ से छुड़ा सकता है, इस कैद से उसे आज़ाद करा सकता है। वह कहता है हाँ, वह उसके बारे में शायद देख सकता है और उससे शायद वादा कर सकता है कि हाँ, वो उसको इस कैद से शायद आज़ाद करा सके। और तभी वह उसके साथ में या फिर कहते अरोरा होती है अपनी सीट को अपने साथ में लेकर वहाँ से निकल जाती है। वे लोग जब उस गेट से बाहर निकलते हैं, इधर दिखाया जाता है एक लेबोरेटरी का सीन जहाँ पर कि सभी लोग होते हैं एल्वा के साथ पहुँच गए होते हैं। काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वह काफ़ी सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिससे कि उनको अंदर डियाब्लो कल्ट है उसकी कुछ पावर जगा सकें। लेकिन ये काफ़ी क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इधर अरोरा जो कि सीट के साथ में आती है तो अरोरा को अपनी जैसी देखिए एक बच्ची दिखती है जो कि रो रही होती है। उसे स्लैप मारती है, कहती है रोने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम पावरफुल बनो, खुद को पावरफुल बनाओ। इधर जो अल्फा होती है और गर्ल्स को देख रही होती है, उन पर एक्सपेरिमेंट जो हो रहे होते हैं उन पर वे लोग और रिसर्च कर रहे होते हैं और जो सब लोग डियाब्लो के जो पावर्स है उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन जेक होता है उनको उनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर रहा होता है, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। इधर एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ओलिविया ने पहले फाइट की थी और जहाँ पर डियाब्लो का एक हाथ को उन्होंने कट कर दिया था। लेकिन उसके बाद में उसके जो बाकी सारे हाथ थे वे सभी काफ़ी डिस्ट्रेक्शन फैलाने के लिए काफ़ी थे, इसीलिए उसके एक हाथ को एक जगह कैद कर दिया गया कुछ आर्टिफैक्ट को यूज करके। और लेकिन ये सारे साइंटिस्ट हैं उसी हाथ के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ चीज़ छोटी मोटी पार्ट्स होते हैं, उनके साथ में एक्सपेरिमेंट करके उनकी पावर को डियाब्लो की एक्टिवेट करना चाहते हैं, इसलिए कुछ बीट बनाते हैं। लेकिन एक बीट होता है वह जैक भी खा लेता है जिससे कि उसे पावर्स मिल सके। लेकिन ये जो बीट्स होती हैं वो उनको पावर दे सकती हैं, लेकिन ये इतनी पावरफुल नहीं होती कि हमेशा पावर दे सकें। रेगुलरली इसको खाने के बाद ही पावर मिलती रह सकती हैं, लेकिन ये केवल हायर अप्स ही कर सकती है, उन्हें डेली मिल सकती है इसीलिए। लेकिन तभी वहाँ से डेल्टा आती है और वो उसको तुरंत ही पीछे से ख़त्म कर देती है। उसे पसंद नहीं बिल्कुल ही डिस्कस्टिंग लोग डियाब्लो कल्ट के। लेकिन जैसे भी नीचे की तरफ उसे फेंक देती है जो कि बॉटम जाके गिरता है नीचे, लेकिन नीचे से वह एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर की तरफ आ जाता है। अचानक से सीन चेंज होता है और वे एक न्यू चैम्बर में पहुंच जाते हैं। ये सामने तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जैक उनको सामने मिलता है जो कि काफ़ी लोगों को अपनी तरह एक अन्य गए काफ़ी अपनी क्लोन बना लेता है और काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है सब लोग हराने के लिए। लेकिन डेल्टा उनके क्लोन को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी वीक फील हो रहा होता है। तो बताता है ये जो पूरा कंपार्टमेंट है जहाँ पर तुम सभी लोगों की मैजिक पावर्स हैं धीरे धीरे करके शक की जा रही हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर मुझसे हारने वाले हो। लेकिन डेल्टा फिर भी उसके सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। इधर दिखा था सीट जो कि एक अंधेरे रूम में होता है अरोरा के साथ में। अरोरा कहती है अगर इस रूम में वह कर के आ रहा है इतने अंधेरे में, तभी वे लोग अचानक फिर से एक बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। काफ़ी सारी लाशें पड़ी होती हैं जहाँ पर अरोरा कहती है उसे काफ़ी खुशी हुई इसको दोबारा देखकर। जब वे लोग जाते हैं तो उन्हें पता चलता है अरोरा की एक और चाइल्डिश मेमोरी होती है जो कि वहाँ बैठ कर रो रही होती है, इसीलिए खुद को उसे डिस्ट्रॉय करनी चाह रही होती है अपनी ओल्ड मेमोरी को। लेकिन उसके ऊपर कुछ सोल्जर जो कि ज़ॉम्बी जो होते हैं अटैक करने लगते हैं, जिससे कि सीड अरोरा को बचा लेता है और वह कहता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हमारे पास में शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इधर दिखाया था ओरायन जो अरेगन होती है, मतलब ओरायन होती है, सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है आसपास के एरिया में। मतलब 3 टीम में ये लोग बटी हुए हैं। यहाँ पर कि उसकी पूरी टीम सामने ये मॉन्स्टर आती है देखकर फाइट के लिए तैयार होती है, लेकिन वो उसके पास से गुजर जाती है और कहती है चिंता मत करो, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। और वह जो ज़ॉम्बी होती है वो एक लड़की में बदल जाती है और वह पास्ट के बारे में सोचने लगती है शैडो ने किस तरह से सेव किया था और उसको भी शैडो टीम में शामिल किया था, और किस तरह से जो ये एक्सपेरिमेंट हुए थे इन गर्ल्स के ऊपर उन सभी गर्ल्स की इन्फॉर्मेशन उन्होंने निकाली थी। जहाँ पर कि उनका जो मैजिक था अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था और उनके जो स्लाइम की ड्रेसेस बनी थी अब उनको मैजिक पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जहाँ पर कि बीटा कहती है उसकी फेक ब्रेस्ट के बारे में सब लोग सीक्रेट रखना प्लीज़। इधर दिखाया था बैटलफील्ड में जहाँ पर सीड होता है सबको डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता है और उन सभी को देखकर वह कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारी जो ओल्ड सेल्फ है या फिर तुम्हारी ओल्ड मेमोरी है उनको उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है, इसलिए माफ़ी मांगकर उसकी ओल्ड मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। आखिरकार वे लोग एक न्यू चैम्बर में आ जाते हैं टेलीपोर्ट होकर, जहाँ पर उनके सामने एक स्वाड होती है और एक पूरी जगह पूरा गेट सील्ड होता है। इधर दिखाया था डेल्टा जितने भी क्लोन आ रहे होते हैं उन सबको अकेले खत्म करती जा रही होती है। उसने करीब 100 ऑफ क्लोन्स उसके खत्म कर दिए होते हैं। जैक देखकर शॉक्ड हो जाता है, उसने मेरी इतनी सारी क्लोन्स कैसे खत्म कर दिया, इसीलिए वो और क्लोन समन करने वाला होता है। लेकिन उससे पहले वो अपनी और ओवर पावर एक मोस्ट पावरफुल स्वाड को समन करती है, एक बड़ी स्वाड को। इधर दिखाया था सीड जो कि देख रहा होता है अगर किस तरह से वह सील को ओपन कर सकता है, तो इसके अंदर उसका कोर है जिसको हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो सीड कहता है लेकिन मेरी स्वाड इस चेन को नहीं तोड़ सकती है, इसलिए जो स्वाड पर लगी होती है जमीन में गदसी होती है उसको निकालने लगता है। वह कहता है शायद इसको मैं सूटेबल नहीं हूँ, लेकिन वह कहती है इस कोर के डिस्ट्रॉय होते ही मैं भी एक मेमोरी की तरह ही खत्म हो जाऊंगी। लेकिन वहीं पर बैठ जाता है और कहता है शायद ये मेरे लिए सूटेबल स्वाड नहीं है। लेकिन इधर एलेक्सा देखती है और कहती है आखिर ये डेल्टा ये तो शैडो की तरह ही फाइट कर रही है, लेकिन क्या मेरे ख्याल से ये शैडो की ही शैडो गार्डियन में से एक हो सकती है। लेकिन जेक तो इधर डर रहा होता है, 100 ऑफ उसके जो क्लोन्स सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए होते हैं और इधर वे लोग आगे तरफ बढ़ने लगते हैं।
लेकिन तभी जे के पास में लास्ट उसका जो ऑप्शन बचा होता है, एक ट्रम्प कार्ड उसको समन करता है, जो कि ओलिविया होती है, उसको समन कर लेता है और कहता है उन सभी से फाइट करने के लिए, और वह कहता है इस बार मैं उस सबसे जीत जाऊँगा। लेकिन तो यहाँ पर ओराइन आती है और वह कहती है कि हमें अब चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो काम है अब खत्म हो चुका है, हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। एग्राइन की बात सुनकर वे सभी लोग होते हैं टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके टेलीपोर्ट हो जाती हैं दोनों टीम थे। जिसके बाद में यहाँ पर केवल जे का इकलौता बच्चा होता है और अभी काफ़ी सारे इंट्रूडर्स भी आने लगे होते हैं, इसीलिए वह उनसे कहता है, ओलिविया से कहता है उसके साथ रहने के लिए। एक बात तो पता ही चल गई, यहाँ पर ये कह रहा था बंदा कि सभी लोगों को ओलिविया की पावर मिल सकती हैं और वह डियाब्लो कल्ट को हरा सकते हैं, इसीलिए एक्सपेरिमेंट या फिर ये सेंचुरी खोली जा रही है। लेकिन ये बात सच नहीं है, ये जरूर कोई एक्सपेरिमेंट चाहिए था, इसीलिए ये लोग सेंचुरी खोलना चाह रहे थे। इधर उस चैम्बर में पहुंच जाता है जहाँ पर कि सीड होता है ओराइन के साथ में, जिसे देखकर दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा नीचे दिखाता है और कहता है उनको तो आसानी से हरा दूंगा। लेकिन ओराइन कहती है कि एक मैन फीमेल कैरेक्टर हम उसको नहीं हरा सकते हैं, वो मोस्ट पावरफुल है। लेकिन वह कहता है मैं उससे डरता नहीं है, अटैक करने जाता है। लेकिन ओलिविया उस पर अटैक करती है, वो दूर जाकर गिरता है और दोबारा आकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि उसकी स्वाद के टुकड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर एक वाइटल इंजरी भी आ जाती है पेट पर, जो कि काफ़ी खतरनाक होती है। जेक उसका मजाक बनाता है और कहता है ये सच में कितना वीक है। लेकिन अभी भी सीड होता है हार मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन ओलिविया मतलब ओराइन कहती है कि प्लीज़ वैसा ना करे, हम लोग उसको नहीं हरा सकते, मैं भी उसके सामने कोई मुकाबला नहीं हूँ। तो इसीलिए वह जेक से कहती है प्लीज़ सीड को जाने दे। लेकिन जेड तो कहता है कि नहीं, वह उसको आसानी से ख़त्म कर सकता है, तो सब क्यों करे। वह उस पर अटैक करने कह देता है और कहता है कि तुम लोगों को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा आसानी से, कीड़ों मकोड़ों की तरह। लेकिन इधर वो अपनी मैजिक को दोबारा कंट्रोल करता है। जैसे ही ओलिविया उसके पास आती है, उसके गर्दन पर बाइट कर लेता है लाइक ए वैम्पायर और उसको ख़त्म कर देता है। और लाइन सिर्फ ये सब देख रही होती है कि आखिर ये कितना ज़्यादा खौफनाक है। वह कहता है तो ये लो, मेरी चाल काम रही, मैंने बस नाटक किया था वीक होने का और मैंने उसको ख़त्म कर दिया, और अपनी स्वाड को फेंक देता है। लेकिन जैक देखकर शॉक हो जाता है कि ये उसने कैसे किया। फिर बताता है मैं अपने सारे वाइटल पार्ट्स को इधर उधर कंट्रोल कर सकता है और अपने मैजिक को भी कंट्रोल करने लगा होता है। जेक कहता है कि ये मैजिक कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो वह कहता है मैं तो स्टार्टिंग से ये सब कर सकता था, लेकिन वह अपनी एक मैजिक पावर को यूज करने लगता है और कहता है ये ओलिविया ही तो एक क्लोन थी, मेरे पास ऐसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हैं। वह कहता है क्या, और तभी बहुत सारी ओलिविया अगर अटैक करने लगती हैं। लेकिन वह अपनी मैजिक को रिलीज करना स्टार्ट करता है, जो कि फुल पावर पर होता है और सारी ओलिवियास को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जेक कहता है क्या आखिर तुम अपनी इतनी ज़्यादा पावर यूज कैसे कर सकती है, यहाँ पर आने के बाद मैं हर किसी का मैजिक कंट्रोल कर सकता हूँ। और आयन भी ये देखकर शॉक रह गई होती है। वह कहता है वह अपने सारी मैजिक पावर को कंट्रोल कर सकता है, वह पहले से ही बस भीख होने का नाटक कर रहा था। और आयन देखते हैं अगर किस तरह से सबको डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। जेक भी शॉक्ड होता है, एक ओलिविया को लोग खत्म नहीं कर पाते, इसलिए इतनी सारी ओलिविया को एक बार में खत्म करता जा रहा है। लेकिन वह अपनी एक न्यूक्लियर प्लांट जैसी जो पावर उसने पहले कंट्रोल की थी, उस तरह की अटैक यूज करने लगता है, जिससे कि पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सके, और सेम करता भी है। और जो ओराइन सोचती है कि ये बंदा सच में इस पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। एक ब्लास्ट होता है ऊपर की तरफ और जहाँ पर कि दूर तक रोशनी चमकती है, जिसको एलेक्सा भी और शैडो गार्डियन के सारे लोग देख रहे होते हैं और पहचान लेती है शैडो ने किया है। लेकिन डियाब्लो को जो हैंड होता है वह आज़ाद होने लगता है, तो सीड कहता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन कुछ टाइम बाद पर रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है, जहाँ पर अरोरा होती है, अब डिसअपियर हो रही होती है और उससे माफ़ी मांगती है। उसने उसका काफ़ी बड़ा सच है वो छुपाया था। लेकिन सीड कहता है उस पर गुस्सा नहीं है, तो उसके कान में वह कुछ इन्फॉर्मेशन बताती है और डिसअपियर हो जाती है। लेकिन इधर अलेक्सा, रोज और बीटा 3 लोग होते हैं, जहाँ पर कि वह कहती है हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बस इस तरह से फाइट देख ही सकते थे पीछे से और कुछ खास नहीं। बीटा पूछती है आखिर उसकी आप प्लानिंग क्या है, वह क्या करना चाहती है। तो वह कहती है कि वह एक ऑर्गेनाइजेशन ही बनाना चाहती है जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन है वह इकट्ठी कर सके, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सके। इस बात के लिए रोज और बीटा दोनों लोग भी एग्री होते हैं, तीनों अपनी एक न्यू टीम बनाने की प्लानिंग करते हैं। इधर दिखाया जाता है अलेक्सा जो कि जा रही होती है, या उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बीटा है जो कि प्रिंसेस को आगे लीड करने में आगे हेल्प करने जा रही है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर। और जो ओराइन थी ने अरोरा थी, वही एक डियाब्लो कल्ट के नाम पर या फिर डियाब्लो के नाम पर जानी जाती थी। इधर दिखाया जाता है मेगाटा एम्पायर में, जहाँ पर कि गामा आई होती है कुछ प्रॉपर्टीज़ को खरीदने के लिए, जहाँ पर जो डीलर होता है वह उसको कन्विंस करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वह अपने बिजनेस माइंड यूज करके और चीप प्राइस पर खरीदना चाहती है। लेकिन वहाँ पर न्यू आती है और बताती है सारी प्रिपरेशन कर दी गई है। तो वह कहती ठीक है, वह प्रॉपर्टी को खरीद लेगी। अचानक से ही इधर वह बाहर आ जाती है और अभी सारे लोग होते हैं एक जगह इकट्ठे हो चुके होते हैं उनके बेस पर, जहाँ पर वे वेट कर रहे होते हैं ऑर्डर्स के बारे में। सब लोग अभी काफ़ी शांत होते हैं और अलेक्सा का वेट कर रहे होते हैं। अलेक्सा भी यहाँ पर आ जाती है और सभी लोगों का जो माहौल होता है काफ़ी खुश होता है। वे सोच रहे होते हैं शैडो यानी सीड जब था तो कितना अच्छा एक फैमिली वाला माहौल यहाँ पर था, लेकिन वह उसने काफ़ी सारी सेल्फ डिफेंस चीज़ें उन्हें सिखाई थी और कितना कुछ सिखाया जिससे कि वो खुद को सेल्फ डिफेंस कर सकें
और खुद की रक्षा कर सकें। इधर दिखाया था लेक्सा, जो कि अपनी सिस्टर आयरिस के साथ में स्पाम होती है, जहाँ पर लेक्सिस कहती है हमें अपनी टीचिंग मास्टर्स हैं या फिर टीचिंग टेक्निक उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आयरिस भी कहती है हाँ ये बात सही है, जिससे हमें और भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और हमारी ब्लैक नाइट्स उनमें थोड़ा इंप्रूवमेंट भी आ सकता है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे ब्लैक नाइट्स उसके अंडर भी मारे भी गए हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा टारगेट होता है बुसिन जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें जीतना, जिसके बाद ही वह कुछ अपने आप को साबित कर सकती है। लेकिन लेक्सिस कहती है कि आखिर वह शैडो गार्डियंस को फॉलो क्यों करती है, लेकिन वह उसके बारे में कुछ डिस्कस करना नहीं चाहती है। वह सोच रही होती है जगह बैठकर कि उसके लीड में सच में कितने सारे सोल्जर्स या ब्लैक नाइट्स हैं मारे जा चुके हैं। ये सच में काफ़ी बड़ी वीकनेस है उसके लिए। इधर दिखाया रोज जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है स्वॉर्ड्समैनशिप की, लेकिन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, बिकॉज उसने पहले की याद करती है कि किस तरह से वह शैडो गार्डियन था, कितना ज़्यादा पावरफुल हो उसके मुकाबले। लेकिन नेक्स्ट सीन चेंज होकर दिखाया जाता है एक ऊंचे से टावर पर, जहाँ सीड कुछ दिन बाद देख रहा होता है पूरी सिटी को कितना ब्यूटीफुल है। और अब बुसिन टूर्नामेंट की ट्रेनिंग सब लोग जोर तोर से कर रहे होते हैं। सब लोग इस बुसिन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट प्लेस को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए सीड सोचता है इस बार वह भी इसमें क्यों ना शामिल हो जाए एक बिगलिंग के तौर पर, और लास्ट में आते आते अपनी एकदम शो ऑफ करे अपनी स्किल्स को और काफ़ी पावरफुल दिखाएगी वह भी कितना पावरफुल है। इधर दिखाया था गामा, जो कि आई होती है उसके पास और अपने मास्टर को देखकर दिल से बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। जहाँ पर वीक तो होती है लेकिन वैसे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी होती है, इसीलिए वह उसे पूछती मास्टर कोई ऑर्डर, और वह बताता है वह बुसिन टूर्नामेंट में शामिल होना चाहता है और अपनी स्किल को दिखाना चाहता है, लेकिन एक वीकलिंग बनना चाहता है। वह कहती है तो क्यों ना आपको थोड़ी अपनी आइडेंटिटी छुपा लेनी चाहिए, वैसे अपनी आइडेंटिटी छुपा क्यों रहे, लोगों को अपना पावरफुल तुम कितनी दिखाना चाहिए ना। वह कहती है एक सीक्रेट है, तो एक स्लाइम लगाती है और कहती है तो बताओ कर आप कैसे चेंज होना चाहते हैं। वह कहते हैं एक वीकलिंग, तो वह कहती है इनमें से ये जीएम कैरेक्टर ठीक रहेगा। कहते ठीक है, और ये कहकर उस पर जीएम लगाकर मतलब स्लाइम लगाकर एक मशीन से उसकी रूप को चेंज कर देती है, जो कि बिल्कुल वीक लग रहा होता है, और उसकी एकदम सुपर डुपर लेवल की वीकलिंग होने की स्किल्स होती है, उस वजह से और सुपर डुपर वीक लगता है। लेकिन गामा की स्किल सच में कमाल की होती है। इधर वह आया होता है और एक स्ट्रीट पर जा रहा होता है जहाँ पर कि उसे होली टूर्नामेंट की एक लास्ट नाइट बची होती है। वह भी यहाँ पर आई होती है बुसिन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। वह उससे कहती है बी के उसे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तो भाई कहता है अरे इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन भाई एक और बंदा आता है 10 नाम से और वो उसको पकड़ लेता है और कहता है वीकलिंग होकर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इधर बोलने की, ऊपर से तुम पार्टिसिपेट करने वाले हो, कितने वीक। लेकिन जब अटैक करता है तो उसके पास में कई सारे रास्ते होते हैं जिससे कि टेन को कुछ पलों के अंदर हरा सकता है, लेकिन वह साबित करना चाहता है कि वह वीक है, किस तरह से भी एकदम ओवर पावर कमबैक करना चाहता है, एकदम गूज़बम्स आने वाले। लेकिन तभी वहाँ पर वह गर्ल आ जाती है और उससे रुकने के लिए कहती है उसे छोड़ दो। लेकिन वह सोच रही होती है कि क्या सच में बंदा वीक है इतने ज़्यादा, लेकिन वह खड़ा हो जाता है और कहता है वैसे भी टूर्नामेंट में तो काफ़ी ज़्यादा ही और सहना पड़ेगा उसे, तो ये सब कुछ नहीं है, तुम छोड़ो। लेकिन मैं देखती बंदा बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुआ है, मतलब है कोई आम बंदा नहीं है, मैं जितना वीक दिख रहा है उतना वीक है नहीं। लेकिन इधर दिखा दे जब बैठा होता है और एक बंदे से बात कर रहा होता है, इससे कि वह अपने बुसिन टूर्नामेंट में किस तरह शामिल होने वाला है उसकी थोड़ी प्लानिंग्स वगैरह कर रहा होता है, यहाँ पर कि वह अपनी इसके शो करने वाला उसके लिए कुछ पैसे वगैरह भी लगाना चाहता है, इसलिए कुछ पैसे चाहता है लेकिन पैसे नहीं मिल पाते उसे वहाँ से। इधर दिखाया जाता है जब जा रहा होता है कुछ बरस लेकर तो उसके पीछे से रोज आती है और कहती है हम लोग ऐसे फ्रेंड के साथ में गए थे और जहाँ पर फूड काफ़ी एंजॉय किया था। लेकिन तभी मेन टॉपिक पर आकर बताती है कि अभी वह उसकी इंगेजमेंट होने वाली है, इसीलिए वह उसको एक अपने फियांसे के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना चाहती है अपने फादर के लिए, इसीलिए। लेकिन वो उसकी बातों को ठीक से सुन रहा होता है तो उन्हें पास्ट के बारे में बताती है कि पास्ट में एक मास्क पहने हुए बंदे ने उसको बचाया था, इसीलिए वो स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहती है, उसकी तरह ही बनना चाहती है। उसे थैंक्स कहता है और ये कहकर उसको एक अपना लास्ट बर्गर देकर चला जाता है। नेक्स्ट डे प्रेमरी जो राउंड्स होते हैं स्टार्ट हो गए होते हैं कॉम्पिटिशन के लिए, जहाँ पर उसका फ्रेंड भी आया होता है और वह कहता है कि वह सारे लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और सभी की पावर देख रहा है जिससे कि वो अपनी बैटिंग कर सके। उन्होंने कल भी बात की थी बैटिंग के बारे में ही। यहाँ पर बताता है वह बंदा गोल्डन गोल्ड से वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वह इस तरह से नहीं हारेगा। लेकिन इधर नेक्स्ट राउंड आ गया होता है जिमी का, तो गिल बताता है उसके फ्रेंड को कि वह बंदा जो उसके सामने बॉडी बिल्डर है वह 30 लेवल का है और जो जिमी है बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन जब राउंड स्टार्ट होता है बॉडी बिल्डर तुरंत ही हार जाता है, सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन लोग समझ भी नहीं पाते आखिर किस तरह से फाइट एंड हो गई, कोई भरोसा नहीं कर रहा होता है जिमी जीत सकता है। लेकिन एलिनोर होती है, उसने सारी मूवमेंट्स को बहुत स्पीड से पढ़ा था आखिर जिमी ने किस तरह से अटैक किया था, लेकिन उसको भी समझ नहीं आया कि आखिर उसने किस तरह से लाइट की स्पीड से उसे हरा दिया। लेकिन उसका फ्रेंड होता है सीट का पता ही नहीं होता है कि सीट का उसके पास डिसअपियर हो गया। इधर वह अपने रूम में होता है, लेकिन तब उसके पास फ्रेंड आकर बताता है कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जहाँ उसे पता चलती है कि रोज अपने फियोंसे का ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करके गायब हो चुकी है, इसीलिए उसको ढूंढा जा रहा है। इधर प्रिंसेस एलेक्सिया होती है, वह भी उसे खबर पता चलती है और बीटा के साथ बात कर रही होती है हमें क्या करना चाहिए। लेकिन बताती उसे कि अंपायर में खबर फैला दी, हमारा अंपायर है उसके बीच में कोई दखल अंदाजी ना करे इस मैटर के लिए।
लेकिन एलेक्सा होती है इस बार पे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने निकल जाती है, बिकॉज उसे लगता है डियाब्लो कल्ट इसका हाथ में हो सकता है। बीटा कहती है उसे आप इस बारे में अभी ज़्यादा कुछ ना करने के लिए, बिकॉज रोज चाहती है कि हम लोग उसकी मैटर में इंटरफेयर ना करें, हम खतरे में ना पड़े। लेकिन एलेक्सा कहती है हम लोगों ने वादा किया था हम तीनों साथ में रहेंगे, साथ में मुसीबत का सामना करेंगे, तो अपनी फ्रेंड को हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं आर्य से जाकर कुछ सलाह लेती हूँ। लेकिन बीटा होती है जो कि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती है और कुछ छुपाती है जिससे कि जो उसकी रिसर्च थोड़ी स्लो रहे। उसे पता चलता है डियाब्लो कल्ट का इसमें जरूरी कोई ना कोई हाथ है इस सब सिचुएशन के पीछे। सीड जो कि एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, लेकिन उसका फ्रेंड इन बेट लगा रखी होती है सामने वाले 2 बंदों पर, इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा ही डर रहा होता है। इधर दिखाया जाता है वह अपने नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार होने जा रहा होता है, तो उसके पास एक एल्फ गुजरती है और उसे रोकती हुई कहती है क्या तुमने एक एल्फ को देखा है, और अपनी हुडी दिखाती हुई कहती है सेम मेरे जैसी दिखती है। लेकिन उसे देखकर तो सीड काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि यार ये तो बिल्कुल एल्फा जैसी दिख रही है। लेकिन वह उसको स्वॉर्ड से अटैक करती है, तो सीड एकदम लो लेवल करेक्टर की तरह एक्ट करता है, लेकिन वह स्वॉर्ड को टाइम पर रोक लेती है, इसलिए मरने से बच जाता है। वो उसे माफ़ी मांगती है मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें पता हो तो बता देना। इधर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है टैंकिन जो कि देख रहा होता है कि जिमी की जो विक्ट्री थी आखिर वह क्या सच में, तुम्हें क्या लगता है आखिर कैसी थी, सच में वह पावरफुल है क्या, और आयन तुम बताओ। और आयन कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने उसके देखा था जिसने करीब लाइट की स्पीड से अपना बस हाथ हिलाया था, आखिर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कैसी हो सकती है, मैं पहली बार किसी को देख रही हूँ। वह भी शॉक्ड जाता है। इधर उसका नेट जिमी वर्सेस गोल्डन गिल का मैच होने वाला होता है, जहाँ पर जिमी आता है उसके सामने जो कि पूरी तरह से बिल्कुल वीक लग रहा होता है। सारे लोगों को लगता है वह हार जाएगा। क्विंटन पूछता है तुम्हें क्या लगता है दोनों में से कौन फाइट जीत सकता है, तो ओराइन होती है जिसकी एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए उसको नजर रख रही होती है। जैसे ही गिल अटैक करता है उसे आसानी से भी एकदम डॉच कर लेता है और उसको एक इल्यूजन दिखाता है जिससे वह पीछे हट जाता है। वह कहता है क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो। क्विंटन कहता है आखिर क्या हुआ, तो बताती है उसने अपनी नेक को इस तरह से ट्विस्ट किया कि जैसे कि शायद क्रैक कर ली हो, लेकिन पता नहीं किस तरह उसने डॉच किया था। लेकिन गिल काफ़ी गुस्से में होता है कि तुम जैसे एक लेवल 10 का बंदा मुझसे फाइट कर रहे हो, मुझे नीचे दिखा रहा है, मेरा करीब 50 लेवल से ऊपर लेवल है, मैं तुम पर फुल पावर के साथ अटैक करूँगा, अटैक कर देता और कीड़े की तरह मछली रख दूँ। लेकिन फुल पावर यूज कर रहा होता है उससे पहले ही जिमी को एक स्नीज आती है और वह स्नीज की वजह से दूर जाकर गिरता है और ढेर हो जाता है, और यहाँ पर जिमी को विक्ट्री बना दी जाती है, दे दी जाती है। और आयरन कहती है क्या आखिर ये कैसे हुआ, तो वह पूछता अगर कैसे ये सब हुआ, तो बताती है उसने बस अपनी स्वाड को गिल की तरफ कर ली थी और उसने बस एक स्नीज ली यानी छींका, जिसकी वजह से हार गया। लेकिन ये देखकर क्विंटन कहता है क्या मजाक कर रही हो, सच में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। लेकिन वह खुद बार बार उसी टेक्निक को कॉपी करने की ट्राई कर रही होती है, स्नीज करने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन फेल रहती है। लेकिन इधर दिखाया जाता है आयरिस जो कि लॉर्ड पर्सी को बताती है कि बुशिन टूर्नामेंट को नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, नेक्स्ट वीक, उसके लिए थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन लॉर्ड पर्सी इसके लिए मना करते हैं। और जो लॉर्ड वहाँ पर होते हैं असली किंग वह भी इस तरह से बैठे होते हैं जैसे कि वे किसी पपेट हों। लेकिन इधर जिमी जो कि अपनी टूर्नामेंट में फाइट कर रहा होता है, लेकिन अपने सारे टूर्नामेंट्स को बहुत आसानी से जीतता जा रहा होता है। उसके लिए ये सब टूर्नामेंट खास कुछ असर नहीं दिखा पा रहे होते हैं, इसलिए जब वापस जा रहा होता है दिखाया तो उसका फ्रेंड यूरो जो कि अभी काफ़ी सारे पैसे हार चुका होता है, जितनी बैट लगाई होती हैं सब हारा होता है। जब अंडरग्राउंड से जा रहा होता है तो उसके सामने एलनोर आती है और वह कहती है उसके मूवमेंट को सारों को वह देख भी सकती है, इसीलिए उसके सामने वह नहीं जीत पाएगा इसी ट्रिक यूज करके। वह कहता है ओह ठीक है ऑल द बेस्ट, ये कहकर अपने आर्मर का एक छोटा सा पीस निकाल कर उसके सामने डाल देता है, जो कि ग्राउंड में करीब 1 ग्लांस से ज़्यादा अंदर धंस जाता है। इसका मतलब कई टन वजन होता है उसकी पूरे आर्मर का। वह देखकर शॉक्ड जाती है और कहती है सच में मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी मूवमेंट्स को पढ़ पा रही हूँ, लेकिन ये क्या सच में सच है। वह अपनी गर्दन थोड़ा ट्विस्ट करती है तो सीड कहता है लेकिन ये तुम अपनी गर्दन ट्विस्ट क्यों कर रही हो, जो कि जो सीड की तरह ही कर रही होती है। इधर दिखाया जाता है एल्फा जिसके ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया होता है, ब्लैक नाइट्स होती हैं, लेकिन उनसे वह वाइटल इंजरी ना खाती हुई बचकर भाग जाती है। इधर दिखाया जाता है जिमी का जो मैचेस होती हैं जा रही होती हैं, वह सोच रहा होता है मुझे कोई स्लोगन सोचना होगा, जब मैं आदमी से फाइट करूंगा तो मुझे कोई स्लोगन बोलना चाहिए जो कि एकदम दमदार फील दे। लेकिन तभी उस पर नॉक होती है और जहाँ पर उसका फ्रेंड आकर बताता है ये देखो प्रिंसेस रोज के ऊपर एक बाउंड्री लगी है, मुझे ये मिलियंस की बाउंड्री मुझे चाहिए, क्या चाहते हो। लेकिन वह बाहर तरफ देखता है तो उसकी सिस्टर आ रही होती है, इसीलिए वह वहाँ से अपनी फ्रेंड यूरो को लेकर ही जंप कर देता है विंडो से। उसकी सिस्टर बस नॉक करती है। तब जा रहा होता है एक न्यूज़पेपर को देख रहा होता है, सोच रहा होता है आखिर प्रिंसेस ने अपनी पियोन्सी को हट करके क्यों वहाँ से भाग गई। लेकिन उसे अचानक से एक पियानो की कुछ धुन सुनाई देती है जो कि एक जैपनीज सॉन्ग होता है। वह कहता है आखिर ये कैसे, पास्ट लाइफ में उसने जबरदस्ती इस पियानो को बजाना सीखा था उसके पेरेंट्स के कहने पर, और इसलिए वो काफ़ी अच्छा पियानो बजा भी लिया करता था। इस बल में भी उसने थोड़ा बहुत बजाया था पियानो, लेकिन उसको जो लिरिक्स समझता है तो वह कहती है सब जैपनीज हैं, आखिर ये कैसे। ऊपर जाकर देखता है क्या कोई और भी यहाँ पर इस जगह पर
जन्म लिया है, रिबॉर्न हुई है। लेकिन वो सामने देखता है तो वहाँ पर एप्सिलॉन होती है जो कि सेम पियानो बजा रही होती है, बिकॉज उसने बचपन में उससे सीख लिया था। वह कहता है शायद वह अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रही एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पर भी, इसलिए उससे बात करती है। और मतलब आकर बात करता है डियाब्लो कल्ट के बारे में, जिसको जो भी इन्फॉर्मेशन से पता होती है या फिर जो भी इन्वेस्टिगेट किया होता है सब बता देती है। और इस तरह से बात करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। लेकिन भाई जा रहा होता है तो उसकी नज़र जाती नीचे रखी हुई एक लग्जरी पियानो पर, जो कि अभी एलेना बजा रही थी, तो इसलिए वो बजाने की सोचता है। इधर बीटा जो कि जा रही होती प्रिंसेस के साथ में एक अंडरग्राउंड टनल में, यहाँ पर कि वह मतलब कहीं तो प्रिंसेस एलेक्सा होती है, वह रिसर्च कर रही होती है रोज के बारे में, लेकिन वो उसको बस थोड़ा स्लो करना चाहती है। इसलिए कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन एलेक्सा नहीं जाना चाहती और एक जगह पर अंडरग्राउंड पर आ जाते हैं रोज के बारे में और रिसर्च करने के लिए। बीटा सोच रही होती है आखिर कब तक ऐसे बेबी सीटर बनी रहेगी प्रिंसेस की। लेकिन इधर दिखाया था रोज जो कि एक जगह इंजर्ड पड़ी होती है और सोच रही होती है पास्ट के बारे में। जब अपने फादर से वह मिलने गई थी, काफ़ी टाइम बीत गया था उसके बाद। उसके फादर जो कि पूरी तरह से एक ड्रंक व्यक्ति की तरह, एक ज़ॉम्बी की तरह बैठे थे, लेकिन उसके सामने परसों था जो कि स्माइल कर रहा था और जिस पर वह अटैक कर दी थी अपने डैड को सेव करने के लिए। लेकिन सारे आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी उसने कंट्रोल कर रखा था, इसलिए सब लोग उसकी ही बात के अकॉर्डिंग बात कर रहे होते हैं और सोच रही थी क्या उसने सच में उस पर अटैक करके सही डिसीजन लिया था। और लेकिन परसी ने उसके ऊपर एक बाउंड्री रखवा दी जिससे कि उसे हंट करने के लिए। अभी वो काफ़ी इंजर्ड हो गई होती है, बचकर भागती है और वहाँ से वे निकल जाती है। देखती है सामने की तरफ एक अंडरग्राउंड जगह में पहुँच चुकी होती है, यहाँ पर सोच रही होती है आखिर अभी अब उसे क्या करना चाहिए। वह सीड से मैरिज करना चाहती है, लेकिन अभी वह इस तरह से डियाब्लो कल्ट कर्स से इस तरह से पोसेस्ड है, तो वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वह बहुत अगली है इस चीज़ के लिए। वह सोच रही होती है आखिर उसकी लाइफ किस तरह से हो गई, क्या सच में उसने जो डिसीजन लिया तो अभी भी ठीक था। बागी तरफ जाने लगती है, लेकिन उसे एक बहुत मधुर सा एक संगीत सुनाई देता है, एक पियानो की धुन, जिसे दिन को सुनकर तो वह शॉक्ड हो जाती है और सामने देखती है कि शैडो एक पियानो बजा रहा होता है। मतलब शैडो जो शैडो गार्डियन का लीडर है, वह इतना अच्छा पियानो भी, उसकी इतनी अच्छी स्किल्स हैं। वह तालियां बजाने लगती है और कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शैडो इतना ज़्यादा अच्छा पियानिस्ट होगा। लेकिन वह उसे कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो आगे। वह कहती है बेबस सभी लोगों के लिए फाइट करना चाहती है, अच्छाई के रास्ते पर चलकर उन सभी धोखेबाजों को मारना चाहती है। वह कहता है ठीक है, तो वह उसे पावर्स देगा, वह अपने मिशन को पूरा करे, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करे। ये कहकर उसे पावर दे देता है, जिसके साथ उसका कर्ज भी हटा देता है। काफ़ी सारे असेसन उस पर अटैक करने आते हैं, तो न्यू पावर को यूज करके वह उन असेसन को खत्म कर देती है एक ही पल में। इधर बीटा को और एलेक्सा को, यानी कहें तो बीटा को खासतौर से कुछ मैजिक पावर्स महसूस होती हैं। नीचे जाकर देखती है तो वहाँ से रोज जा रही होती है। रोज कहती है कि अभी उसको पावर्स मिल चुकी हैं, उसने पावर्स ले लिए हैं, अब वह एलेक्सा को और खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए अकेली जाना चाहती है। एलेक्सा कहती है अगर हमने वादा किया तो उसका क्या हुआ, हम तीनों साथ रहेंगे, तीनों लोग मिलकर मुसीबत का सामना करेंगे। लेकिन वह उसको मना करती है, तो वह एक स्पेक्टेटर के तौर पर उसे मानती है खुद को और वह कहती है कि ऐसा कैसे कर सकती है उसके साथ में। दोनों अटैक होते हैं और वह आसानी से ही एलेक्सा को हरा देती है। उसकी पावर्स जो कि मतलब शैडो से मिली होती है वह काफ़ी पावरफुल होती हैं। लेकिन बीटा कहती है वह उसे नहीं रोकने वाली है, वह अपना बेस्ट देना जो भी वह करना चाहती है। सोचने लगती है कि शैडो ने उसे पावर दी है, वह क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। शैडो जब वापस जा रहा होता है, सीट वापस जा रहा होता है, उसकी सिस्टर उसे रास्ते में घेर लेती है और कहती है इस बार वह डोरमेटी के बाहर ही उसको वेट कर रही थी, बार बार उससे बचता रहता है। उसने वादा किया था कि हमें जब छुट्टियाँ होंगी तो हम लोग साथ में मिलकर कर जाने वाले हैं। वह कहता उसने तो ऐसा कुछ वादा नहीं किया था। वह कहती है क्या सच में वो उसके खून चूस लेगी यदि ऐसा कुछ उसने किया। वह कहता है वह बस इस बोसिन टूर्नामेंट को देखना चाहता है। वह कहती है ठीक है, तो फिर हम साथ में चलते हैं, कल तुम्हारी कॉम्पिटिशन को देखते हैं। इधर नेक्स्ट दिखाया जाता है बीटा जो कि जगह होती है और एलेक्सा के साथ में एलेक्सा प्लानिंग कर रही होती है आखिर किस तरह से अभी उसे रोज के बारे में क्या करना चाहिए। आखिर उसको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है, आखिर वह किस तरह से बदल चुकी है। लेकिन तभी जो सीड होता है पहुंच जाता है VIP लॉज में, जहाँ पर कि वह टूर्नामेंट को देख सके। उसको जो टिकट उसके सिस्टर ने दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन देखता है तो आयरिस वहीं पर होती है जो उसे पहचान लेती है कि ये तो उसकी जो सिस्टर है उसका फ्रेंड है। लेकिन वह कहता मुझे माफ़ करना, शायद मैं गलत जगह आ गया। वह कहती है यार कोई बात नहीं, वह उसके सिस्टर का फ्रेंड है ना, कोई बात नहीं, वह यहाँ पर बैठ सकता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें पिछली बार इस तरह से ट्रीट किया था उसके लिए। मैं सोच रहा था उस टाइम तो वह एक डॉग की तरह बिहेव कर रहा था, फिर एक नौकर की तरह। सामने जो फाइट होती है स्टार्ट हो रही होती है, जहाँ पर एलेनोर भी होती है, उसका नेक्स्ट टूर्नामेंट नेट फाइट होने वाली होती है। एक बंदा कहता है आयरिस के साथ में कि हाँ हमको लगता है एलेनोर है जो कि इस टूर्नामेंट को जीत सकती है, वह काफ़ी अधिक पावरफुल है। सीड कहता है तो क्या यहाँ पर कोई और भी है जो कि देखने के लायक है। तो आयरिस कहती है हाँ एक और बंदी है जो कि देखने लायक है, बेट्रिक्स, लेकिन वह उसने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वह काफ़ी पावरफुल है। इधर दिखाया जाता है सीड जब जा रहा होता है तो अचानक से महसूस होता है उसके पीछे कोई पावरफुल है जो कि कोई नहीं बेट्रिक्स होती है। और वो उसको देखता है, उसको काफ़ी सारे चीज़ बर्गर दे देता है, बिकॉज उसे पता होता है कि बेट्रिक्स पता चल रहा है बेट्रिक्स को भी चीज़ बर्गर काफ़ी पसंद होते हैं। आयरिस क्योंकि बैठी होती है परसू के साथ में, तो परसी कहता है या फिर कहीं तो उसे सीड्यूस करने की ट्राई कर रहा होता है
अपने साथ लाने के लिए। लेकिन वह देखती है कि उसके साथ में किंग नहीं आए हैं, तो पहुँचते किंग के बारे में तो कहता है कि किंग वह नहीं आए हैं, वे इस टूर्नामेंट को ज़रूर देख रहे हैं। लेकिन एलेनोर मेरे ख्याल से वह आसानी से ही टूर्नामेंट को जीत सकती है, वह काफ़ी पावरफुल वॉरियर है। लेकिन आयरिस कहती है लेकिन उसका जो सामना होने वाला है जिमी से, जो कि इतना वीक दिखता है लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। तो पर्सी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वह बस दिखता है वीक ही है, पता नहीं इस तरह से कैसे अब तक आ चुका है। लेकिन एलेनोर उसको आसानी से ही हरा देगी, तुम बस देखो नेक्स्ट उनका ही तो कॉम्पिटिशन होने वाली है। वे लोग कहते हैं हाँ शायद। इधर एलेनोर सोच रही होती है कि सच में वह उसकी सीक्रेट जो पावर्स हैं या फिर सीक्रेट मूव के बारे में सीक्रेट जान पाएगी। उसने अब तक अपनी पूरी पावर्स को तो यूज ही नहीं किया है पूरा टूर्नामेंट में, इसलिए स्वार्ड से वह अटैक कर देती है अपनी स्पीड के साथ में। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वो उससे आसानी से डॉज करता, स्पीड से उसके पीछे पहुंच जाता और कहता तुम तो मेरी चाल में फंस गई, और ये कहकर उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हवा में उड़ती चली जाती है और अब हार चुकी होती है कि मूवमेंट के साथ में। वह जब नीचे आती है तो इतनी फाइट के लायक नहीं बची होती है, और जैसे वह अटैक करती है दोबारा से जाकर सीट के ऊपर एंड जिमी के ऊपर, तो आसानी से उसको ढेर कर देता है ये कि स्वाड अटैक के साथ, जिससे वहीं पर इंजर्ड होकर पड़ी रहती है। लोग देखकर शौक रह जाते हैं और आयरिस कहती है आखिर जिमी ने इस तरह से उसको इतनी आसानी से हरा दिया, सच में उसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे। पर्सी कहता है हाँ लेकिन ये जिमी है बंदा, तुमसे तो नहीं जीत पाएगा, तुम आसानी से उसको अपने सामने आने पर हरा दोगे। और ये कहकर बाद चला जाता है, उसे कुछ काम है। एक बंदे से कहता है जिमी मेरे ख्याल से अंडरवर्ल्ड का आदमी हो सकता है या फिर शैडो गुल्ड गार्डियन से भी कुछ कनेक्शन हो सकता है, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करो। जिमी जब जा रहा होता है तो एलेनोर उसके पीछे आती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करती है और कहते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुमसे फाइट करके। तो वह कहता है थैंक्स, और वह उससे पूछना चाहती है कि शायद तुम भी कोई वॉरियर हो ना, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को असली बतानी चाहिए। लेकिन वह कहता है आई एम जॉनी सिंस। इधर दिखाया जाता है आयरिस जिसकी फाइट हो रही होती है एक अपोनेंट के साथ में, जिसको आसानी से हरा देती है। शायद उसे चीयर अप कर रहे होते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि बेट्रिक्स जो कि उसकी मैच को देख रही होती है, जिसकी वो बहुत बड़ी फैन भी होती है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आती है। जब वो उससे बात करने ट्राई करती है तो उसे चीज़ पर दर्द ऑफर करती है। वह कहती है उसे काफ़ी यदि पसंद है, उसकी बॉडी मसल्स ग्रो करने में काफ़ी फ़ायदा करता है। लेकिन सीड सोच रहा होता है कि अगर किस तरह से अब नेक्स्ट आयरिस को हराने वाला है तो किस तरह से रहेगा, काफ़ी एक्साइटेड होता है। लेकिन उसके सामने क्लियर जो उसकी सिस्टर होती है वेट कर रही होती है और कहती है आखिर वो उसके टूर्नामेंट को देखने के लिए क्यों नहीं आया है। इधर दिखाया रोज अपनी प्लानिंग कर रही होती है कि किस तरह से वह हराने वाली है उन सब अपोनेंट्स को जो कि उसके डैड को कंट्रोल कर रखा है। इधर दिखाया तो आयरिस जो कि सोच रही होती है पास्ट में किस तरह से जब बच्ची थी तो उसने कमांडर को केवल एक अटैक के साथ में हरा दिया था, जिसके बाद से एक जीनियस ट्रीट की जाने लगी। लेकिन उसके फादर उसको नहीं मानते थे इतना बड़ा जीनियस, और जो भी मतलब उसकी अचीवमेंट्स आ रही थी उन सभी को भी इतने ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे, ना उसको रेस्पेक्ट करते थे, और यहाँ तक कि कंट्री की प्रोटेक्शन में या फिर सिक्योरिटी के लिए भी कोई मैटर में उसकी सलाह नहीं ली जाती है। इसलिए साबित करना चाहती है इस बुशिन कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद कि वह भी वर्दी है इस सब चीज़ काम करने के लिए, इन्हीं सब काम करने के लिए। इधर दिखाया था सीड जो कि एक कॉफ़ी पी रहा होता है, लेकिन तभी आयरिस आकर बताती है उसे कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं, उसे इसका टेस्ट थोड़ा बिटर लगता है। तो वह कहता है इस तरह से मिल्क और थोड़ा सी चीनी को मिलाओ तो तुम्हें काफ़ी अच्छा स्वाद मिलेगा। वह उसको ट्राई करती है और वह काफ़ी खुश होती है। लेकिन तभी वह देखती है तो बिट्रिस यहाँ पर आई होती है जिसको इन्वाइट करती है अपने साथ में आने के लिए। लेकिन जब वह सीड की तरफ देखती है तो वह थोड़ी अंदर से खुश होती है। इधर वह बात करनी ट्राई कर रही होती है लेकिन उसकी अट्रैक्शन केवल सीड की तरफ ही जाती है, उसको भी जवाब देती है। इधर भी वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे खाने के लिए, बाहर दिखाया जाता है परस्यू जिसने कि जो किंग होते हैं उनको वो पॉइजन दे दिया होता है, लेकिन वो उसको माना नहीं चाहता है बिकॉज उस किंग को वो एक बेट के तौर पर यूज कर सकता है प्रिंसेस रोज के लिए, और जिससे वो कुछ काम करा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मिडगार्ड किंगडम है यानी रोज आयरिस का किंगडम, उस किंग को भी मार कर वो उन दोनों किंगडम के बीच में वॉर स्टार्ट करना चाहता है बिकॉज ये परस्यू ये बंदा डियाब्लो कल्ट से है। लेकिन सामने देखता है कि बिक्ट्रिस वहाँ बैठी होती है, इसीलिए गार्ड से कहता है उसे यहाँ निकाल कर बाहर फेंकने के लिए। आयरिस कहती है सर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेरे साथ में है, तो वह बैठ जाता है गुस्से में, सोचता है कि सच में मैं इसको गॉड ऑफ वार बुलाया जाता है, मैं उससे नहीं जीत सकता हूँ। इधर जो फाइट होती है अब नेक्स्ट आयरिस के साथ में स्टार्ट होने वाली होती है, आयरिस वर्सेस जिमी की, जिसके बारे में लोग वेट कर रहे होते हैं। आयरिस होती है अपनी फाइट के लिए जाने लगी होती है फुल तैयारी के साथ में। जिमी होता है वह अपनी फाइट के लिए तैयार होता है और वह सोच रही होती है जिमी वह लक से नहीं जीत सकता बंदा, वह बंदा काफ़ी पावरफुल है, मुझे उसके बारे में सीरियस लेना होगा, जैसे सामने आएगा मैं तुरंत अटैक कर दूंगी। अटैक करने से पहले उसे महसूस होता है कि उसकी गर्दन को काट दिया गया है और वह हवा में उड़ रही है। लेकिन इधर उसकी सिस्टर गुस्से में घूम रही होती है अगर उसका ब्रदर कहाँ गया, वह सच में उसके टूर्नामेंट देखने नहीं आया है। इधर जिमी उस पर अटैक करता है, सारे दूर जाकर गिरती है और खुद के सेंसेस में वापस आती है, सोचती है आखिर जिमी की कैसी पावर्स थी, ये इल्यूजन था क्या, सच्ची में काफ़ी पावरफुल है, वर्ल्ड का उसका मोस्ट पावरफुल बंदी से उसका सामना हो रहा है, पूरे वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल से, उसके पैर को भी कट होते उसे महसूस होता है। इधर दिखाया जाता है एक बंदा, यहाँ पे कह सकते हैं रोज होती है, जो कि स्पीड से भागती जा रही होती है और काफ़ी सारे मरू हुए लोगों को देखती है और जिसके बाद आगे की तरफ अपने प्लानिंग कंटिन्यू करती है। इधर आयरिस को महसूस होता है कि उसका पैर है फिर से एक और पैर को कट कर दिया गया है
और जिसकी वजह से उसे इतना इल्यूजन लग रहा होता है, मतलब ये जो इल्यूजन है बिल्कुल सच सा लग रहा होता है, इसलिए वो अपनी फुल पावर को यूज करने लगती है जिससे कि इसके बल्ट यानी वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल बंदे के साथ फाइट कर सके। लेकिन उसकी शॉर्ट चांस डिसअपीयर हो जाती है तो उस पर अटैक करती है, लेकिन उसे पता चलता है तो वह ट्रैप में फंस गई है और वो उसके ऊपर शॉर्ट रख देता है और कहता है हम हार गई। लेकिन मिडगार्ड किंगडम के जो किंग होती है वहाँ से जाने लगते हैं, अपनी डॉटर से काफ़ी डिसअपॉइंटेड होते हैं। पर्सी काफ़ी शॉक्ड होता है कि आखिर आयरिस हार गई क्या। लेकिन विक्ट्रेस काफ़ी खुश होती है, वह भी सीट से मुकाबला करना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर रोज अपीयर होती है। रोज को देखकर पर्सी कहता है ओह तो तुम आ गई। लेकिन तभी वह घुटनों पर आते अपने फादर के सामने और माफ़ी मांगती है अपने सारे गुनाहों के लिए। लेकिन उसके फादर कहते हैं मैंने अपनी बेटी को यानी तुम्हें माफ़ कर दिया, जो कि थोड़े टाइम के लिए होश में आ चुके होते हैं। लेकिन वो स्पीड से आकर अटैक कर देती है अपने डैड के ऊपर और माफ़ी मांगती है और कहती है आई लव यू डैड, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन ये ज़रूरी है। लेकिन उसके डैड उसे माफ़ कर देते हैं और तभी पर्सी अटैक करने के लिए कहता है उन सभी से रोज के ऊपर और सभी लोगों के ऊपर। लेकिन उससे पहले ही जिमी आकर उसके सारे गार्ड्स को असैसिन खत्म कर देता है। वह सोचती है तो वही बंदा जिसने उसे बचपन में बचाया था, लेकिन अचानक से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है शैडो में। लेकिन रोज उससे कहते हैं स्टाइलिश बैंडेज स्लेयर, बिकॉज उसको पहले से यही याद था जब वह पास्ट में बच्ची थी तब किसी कुछ बैंडिट्स ने उसको किडनैप कर लिया था। लेकिन वहाँ पर आया था एक बंदा जो कि पहने हुआ था कुछ कपड़े सा और चेहरा से मतलब छुपा कर उसे बचा लेता है, जो कि बताता अपना नाम स्टाइलिश बैंडेज स्लेयर, इसीलिए वो उससे यही बुलाती है। लेकिन वो उससे कहता अभी फाइट खत्म नहीं हुई है, तुम्हें खुद को बचा कर रखना होगा, लास्ट फाइट था। वह कहती ठीक और वहाँ से चली जाती है और लोगों को मारने के लिए। इधर दिखाया जाता है परस्यू अपने और रेनफोर्समेंट को बुलाने की ट्राई करता है, लेकिन सबको शैडो गार्डियंस ने मार दिया होता है। यहाँ पर कि उसके ऊपर बैट्रेस आगे अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक को शैडो ब्लॉक कर लेता है। तभी पता चलता है आयरिस के लिए ये सब जिमी कोई और नहीं बल्कि शैडो ही था, जो कि उसकी पूरी बिल्डिंग को तबाह कर चुका होता है। सारे लोग बस देख रहे होते हैं आखिर क्या चल रहा है। परस्यू जो कि अपनी कंट्री के लिए निकल चुका होता है, ओरियाना कंट्री के लिए। लेकिन इधर क्लियर जो अपने ब्रदर को ढूंढ रही होती है आखिर वह किधर गया है। यहाँ पर ऊपर छत पर दिखाया जाता है बैट्रेस जो कि अटैक कर रही होती है बार बार शैडो पर, लेकिन वो उसको कम्पीट ही नहीं कर पा रही थी बराबर। वह स्पीड से उसके पीछे पहुंच जाता, अटैक करता है, लेकिन वो उसको ब्लॉक कर लेती है। लेकिन फिर भी इधर उधर ऐसे आ रहा होता है जैसे कि एक बच्ची के साथ में खेल रहा हो, हाई स्पीड के साथ में। वो भी इधर बार बार उसको ढेर कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है आयरिस अपनी एक होली आर्टिफैक्ट को लेकर। वह बताता है इसे तुम मेरे ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं ला सकती हो। लेकिन वह अपनी फुल पावर से अटैक कर देती है, जो अटैक जाकर सीधा हिट होता है शैडो के ऊपर। लेकिन वह आसानी से उसे डॉच कर लेता है और काफ़ी बुरी तरह से इस अटैक को नाकामयाब करता है, जिससे आयरिस काफ़ी डिसअपॉइंट होती है और फिर से बीट्रिस और शैडो फाइट कर रहे होते हैं, उसको इग्नोर मार दिया जाता है बिकॉज वीक होती है। इधर जब रोज जा रही होती है उसके पीछे एलेक्सा आती है और उसे कुछ कहती है, लेकिन इधर शैडो फाइट कर रहा होता है बीट्रिस के बीच साथ में, लेकिन आयरिस बीच में आकर इंटरप्ट करती है। वे दोनों के साथ में फाइट करने लगा होता है, दोनों के साथ में बच्चों की तरह खेल रहा होता है। लेकिन तभी फाइट करते टाइम वे दोनों गर्ल्स पर अटैक करती हैं साइड से। लेकिन उसको तभी उसके जो पुराने वेपन्स होती हैं उसके ओल्ड लाइफ में जो यूज़ करता था वह मिल जाते हैं, यानी क्रोबार्ड्स। वह कहता है ठीक है तो फिर मैं तुमको असली पावर जो क्रोबार्ड्स की क्या होती है मैं दिखाऊंगा। ये कर फाइट के लिए तैयार हो जाता, दोनों हाथों में क्रोबार्ड्स लेकर। वह कहता है ठीक आ जाओ। इधर दिखाया जाता है एलेक्सा जो बताती रोज से क्या तुम अकेले फाइट करना चाहती हो या फिर शैडो गार्डियन बनकर फाइट करना चाहती हो। वे पहचान लेती है शैडो गार्डियन बन जाएगी तो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करके रख पाएगी, इसीलिए उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। आयरिस जो कि शैडो से फाइट करना चाहती है, लेकिन वो इतना वीक होती है कि उनके पीछे की फाइट में कुछ इंटरप्ट ही नहीं कर पा रही होती है, बिकॉज वह तो बीट्रिस के साथ फाइट कर रहा होता काफ़ी ज़्यादा स्पीड से। लेकिन आयरिस इस बात से काफ़ी डिसअपॉइंट और काफ़ी भड़क रही होती है, इसीलिए वह अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी पावरफुल अटैक करती है, जिस शैडो आसानी से डॉज कर लेता है और उसको फिर से इग्नोर मार देता है। फिर से वे लोग नीचे अलग ही साइड आ जाते हैं और फाइट करना फिर स्टार्ट कर देते हैं। सारे अटैक को वह बहुत आसानी से ब्लॉक करता जा रहा होता है। आयरिस केवल पानी में आकर नीचे गिरी होती है। एलिनोर सोच रही होती है कि अब दोबारा जिमी से कभी मिल पाएगी, लेकिन पीछे आकर फिर से वे लोग फाइट करने लगे होते हैं। वे लोग पूरी सिटी में इधर उधर घूमकर फाइट कर रहे होते हैं, जिससे बीट्रिस काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर दिख रही होती है। लेकिन तभी आयरिस आकर बहुत स्पीड से अपने फायर अटैक से अटैक कर देती है, लेकिन उसको डेढ़े हाथ से ही वह ब्लॉक कर लेता है, जिससे कि वह समझ जाती है सच में शैडो बहुत पावरफुल है। वह दोनों की साइड में कर देता है सामने और कहता है तुम दोनों गर्ल्स सच में कितनी ज़्यादा ही बिल्ड चाइल्ड हो। इधर वह अटैक करता है आयरिस के ऊपर, जिसको अचानक से डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरह से। और जब बीट्रिस उस पर अटैक करने आती है तो अपनी और पावर के प्रेशर से दोनों को वहीं ग्राउंड में पिन कर देता है, जो कि उसकी पावर्स की असली ताकत होती है। फिर लोग देखकर शॉक्ड जाते हैं और बीट्रिस काफ़ी ज़्यादा ही इंस्पायर होती है और काफ़ी मतलब इम्प्रेस भी होती है। लेकिन आयरिस होती है बाहर मारने के लिए तैयार नहीं होती है। वह कहती मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती, इसे भागने नहीं दूंगी, तुमने मेरी सिटी को तबाह किया है। तो वह हंसी लगता है एक डेमोनिक बीइंग की तरह और अपनी पूरी एटॉमिक पावर को रिलीज करता है, जिससे कि पूरी जगह को एक एटॉम बॉम्ब की पावर की तरह तबाह कर देगा। इधर लेक्सिस सोच रही होती है अपने स्वाड को उठाती हुई कि वह भी एक दिन शैडो की तरह ही पावरफुल बनेगी, लेकिन आयरिस अपनी स्वाड को
छोड़ देती है और कहती सच में ये बंदा इतना पावरफुल है कि इसको कोई नहीं बचा सकता। उसकी जो पावर्स होती हैं वह दिखा रही होती हैं कि आखिर गॉड्स लाइक पावर क्या होती हैं। अचानक से पावर को फिर से इकट्ठा कर लेता है ब्लास्ट करने की बजाय और वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, जिसे देखकर बेट्रिस काफ़ी इंप्रेस्ड होती है। लेकिन आयरिस सोच रही होती है बंदा सच में जब चाहे तो हमें तबाह कर सकता है, पल में डिस्ट्रॉय कर सकता है। वे उसके सामने कुछ भी नहीं है। इधर दिखाया था चेरी जो कि कह रही होती है कि शैडो मैं तुमसे बदला लेकर लूँगी अपनी फादर की डेथ का। इधर दिखाया था परसू जो कि अपने हाई कमांड को आकर बताता किस तरह से फेल रहा, यहाँ तक कि कोर मेंबर में भी डिसअपीयर हो गया। लेकिन इधर आयरिस होती है जो कि बेट्रिस से बात कर रही होती है और उसे थैंक्स भी कहती है उसकी हेल्प के लिए। लेकिन वह कहती है वह अपनी नीसी को ढूंढने आई थी लेकिन वह नहीं मिली, इसलिए वह वापस जा रही है अपने किंगडम के लिए। सारे कोर मेंबर्स होती हैं शैडो वर्ल्ड के या गार्डियंस के, वे लोग अपने काम पर लग जाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करते हैं। उन्हें पता चलता है शैडो को पहले से ही पता था ओरियन किंगडम में जो डीमन कल्ट है, डियाब्लो कल्ट भाई, उसको एक्टिवेट कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। लेकिन जब से मतलब शैडो की पावर्स जो कि डेमोनिक पावर थी उनको मतलब इतनी ज़्यादा डेमोनिक पावर पता चली कितना पावरफुल है एक डीमन लॉर्ड की तरह, इसलिए सब लोग उसको अब डीमन शैडो बुलाने लगे हैं। लेकिन इधर दिखाया था रोज को लेकर आ गई होती है एलेक्सा सीड के होम टाउन पर, जहाँ पर कि सारे जो न्यूबी होती हैं शैडो गार्डियंस के उनको ट्रेन किया जा रहा होता है। जहाँ पर कि रोज को बताया जाता है उसका आज से नंबर होगा 666 और आज से पहले की जो भी लाइफ थी उसको उसे पूरी तरह से भूलना होगा। लेकिन वह अपनी पुरानी लाइफ को और सीड जो उसका किरस है उसको वह नहीं भूलना चाहती है। लेकिन द शैडो होता है जो कि वहाँ पर एक पियानो बजा रहा होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल। इस साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फिर चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। हम लोग काफ़ी अब ट्राई कर रहे हैं कि डेली आपको शायद वीडियो ला सकें, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।